हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का हमारे सीए इंटरमीडिएट के ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के रिवीजन में ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नवंबर 2022 की एग्जाम्स में 16 मार्क्स के लिए पूछा गया था, जिनको हमें सिर्फ 13 पेजेस के अंतर्गत यहाँ पे रिवाइज करना है, जिसमें आपका पूरा कवरेज हो जाएगा विद सम एक्स्ट्रा डिस्कशन ऑन प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर। बिफोर वी रिवाइज दिस पर्टिकुलर चैप्टर, एक कॉन्टेक्स्ट समझ लो कि इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। नवंबर 22 का पेपर विद सजेस्टेड आंसर यहाँ पे आपके सामने खुला हुआ है। आप देखें यहाँ पे जो 2 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें हमें पूरे स्कोर करना ही है कैसे भी करके। क्वेश्चन है, कंपनी डिस्क्लोज्ड इन एनुअल रिपोर्ट शेयर्स इन द कंपनी हेल्ड बाय ईच शेयर होल्डर होल्डिंग मोर देन 10% शेयर, स्पेसिफाइंग द नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड। आपको करेक्ट और इनकरेक्ट बताना है, तो इसमें 5% से ज़्यादा होल्डिंग होती है तो डिस्क्लोज करना पड़ता है, विच इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ शेड्यूल 3 डिवीजन 1 जो आपके सिलेबस में है, जो इसी पर्टिकुलर चैप्टर का क्वेश्चन है। यानी ये क्वेश्चन शेड्यूल 3 में जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट होती है जो इस चैप्टर में दी गई है उससे रिलेटेड है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, एसएन कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट आर अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ एबीसी as the engagement partner has come across following while verifying equity share capital of the company. He noticed that some of the equity shares are held by promoters. Some shares are issued as sweat equity shares to the employee. यहां तक क्वेश्चन में सिर्फ इंफॉर्मेशन दी है। पूछा आपसे है पहला, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर। आपको सिंपली डिफाइन करना है। आपका कंपनी लॉ का नॉलेज या इस चैप्टर में आपने पढ़ा है तो आप इसे आंसर कर पाएंगे। ये नहीं पूछा है कैसे ऑडिट करना है, सिर्फ स्वेट इक्विटी को डिफाइन करना है। एक्चुअल में पूछा है क्वेश्चन में जो आपको और डिटेल में लिखना पड़ेगा, दैट इज डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट फॉर सच प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग, यानी इसकी। और ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट कुछ अमेंडमेंट हुए थे 2021 में, उससे रिलेटेड भी है। और ये रिक्वायरमेंट आप अगर कोट कर देते हैं तो आप समझ लीजिए कि 2 + 2 4 मार्क्स सीधे आपकी झोली में। यानी ये क्वेश्चन वापस से प्रोविजंस ऑफ लॉ प्लस डिस्क्लोजर रिलेटेड हो गया। लेट्स कम टू द अदर 3 क्वेश्चंस व्हिच वर आस्क्ड ऑन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। यानी टोटल 5 क्वेश्चंस नवंबर 22 के पेपर में इस चैप्टर से रिलेटेड थे। Messrs. S&S Associates have been appointed as statutory auditor of Green Limited, a company engaged in business of manufacturing hardware products. They are analyzing the monthly trend of other expenses like rent, power and fuel, repairs, etc. and are also verifying the attributes of such expenses. तो ये क्वेश्चन बेसिकली अदर एक्सपेंसेस लाइक रेंट, पावर, फ्यूल एक्सेट्रा है और उनके एट्रीब्यूट से रिलेटेड है। आपसे पूछा गया है क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं इस तरह के खर्चों को वेरीफाई करने का, और इसी तरह के आपके 2 और कुछ क्वेश्चंस हैं। ये जो क्वेश्चन है ये एक्चुअल में ऑडिट प्रोसीजर्स रिलेटेड है कि ऑडिटर किस तरह के प्रोसीजर्स इसको चेक करने के लिए अप्लाई करेगा। हमें करना क्या है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आंसर देने के लिए। ड्रोन चार्ट आपके सामने है, मैं इसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, लिंक आपको दिया हुआ है। इसमें आप अगर अदर एक्सपेंसेस चेक करेंगे विच आर बेसिकली कमिंग एट द एंड, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं जो ऑडिटर को इन केस ऑफ अदर एक्सपेंसेस चेक करना होता है, और ये 6 पॉइंट है जो एसेंशियली आपको यहाँ पे लिखने हैं। दैट्स अबाउट इट, और कुछ भी नहीं है। ड्रोन चार्ट बोलने के चार्ट्स हैं, पर बस इसमें जो आपको लैंग्वेज है थोड़ी सी ब्रीफ की जाती है, ग्रामर कब किया जाता है, बट अदरवाइज आप देखोगे तो पूरा का पूरा जो यहाँ पे आपको आंसर एक्सपेक्टेड है वहीं का वहीं है लिखा हुआ है। तो ये बैकग्राउंड दिया, एट्रीब्यूट्स क्या चेक करेंगे, और वो 6 पॉइंट्स यहाँ पे इस तरह से 6 पॉइंट्स के फॉर्म में दिए गए। रही बात क्वेश्चंस वो डिस्क्लोजर टाइप के, जैसे शेयर होल्डिंग पैटर्न एंड ऑल, उसके लिए हम एडवांस अकाउंट्स में शेड्यूल 3 का डिटेल डिस्कशन करते हैं, उसमें ये ब्रह्मास्त्र यूज़ करते हैं, उसका एक्सट्रैक्ट है, ये भी आपके साथ टेलीग्राम पे मैं शेयर कर रहा हूँ। इसमें इफ़ आई गो टू द शेयर कैपिटल पोर्शन, मैं देखता हूँ शेयर कैपिटल में डिस्क्लोजर पूछी गई है शेयर होल्डिंग पैटर्न की। ये शेयर होल्डर का आपका डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट आ गया। ये वाला क्वेश्चन है जो पूछा गया था, प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग पैटर्न से रिलेटेड क्या डिस्क्लोजर देने। अगर आप देखेंगे सजेस्ट आंसर में प्रिंसिपली क्या दिया गया है, कुछ भी नहीं है, सेम इसी तरह का एक टेबल बना के दिया गया है कि आपको इस तरह से प्रमोटर शेयर होल्डिंग डिस्क्लोज करना पड़ती है, विथ ऑल द स्टार्स ऑल्सो इन द सेम फैशन एक्सप्लेन्ड। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस पर्टिकुलर चैप्टर पे अगर आपको ग्रिप लेना है, और जो ये चैप्टर 15-16 मार्क का पूछा गया, अगर आप उतने के उतने पूरे मार्क्स तैयार करना चाहते हो, ये रिवीजन अपने आप में सफिशिएंट है। 2 बार अगर आप इस रिवीजन को सुन लेंगे, एक बार अभी और उसके बाद एग्जाम से पहले इन केस अगर आप चाहें, तो आई थिंक यू विल बी डन विद दिस पर्टिकुलर चैप्टर। इसके अलावा आपको कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ों को समराइज़ करने के लिए मैंने आपके लिए एक मेहनत और करी है, वो ये कि इस पर्टिकुलर चैप्टर को सिंपली मैंने कवरेज इसकी डिवाइड कर दिया। कुछ भी नहीं है, दिखने में बहुत बड़े ये सारा चैप्टर है, कई सारा कंटेंट है इसमें, पर आप एसेंशियली देखेंगे तो यू विल फाइंड दैट इट ओनली कवर्स बेसिकली बैलेंस शीट में इक्विटी, लाइबिलिटीज़ और असेट्स, और P&L में इनकम और एक्सपेंस। इसके अंदर क्या क्या आइटम्स कवर्ड हैं, तो इक्विटी के अंदर शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस,
और लाइबिलिटी के अंदर बोरोइंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लाइबिलिटी, प्रोविजन, करंट लाइबिलिटीज, अदर करंट लाइबिलिटीज, प्रोविजन एंड कंटिजेंट लाइबिलिटीज, बस। यानी कि आपको हर आइटम की भी चेकिंग नहीं करना है, सिर्फ आपको बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल, अदर करंट लाइबिलिटी एंड प्रोविजंस एंड करंट लाइबिलिटीज के बारे में आपको प्रोसीजर्स डिस्कस करने। देन असेट साइड में वी हैव ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इन्वेंटरीज, पीपीई, इंटेंजिबल एसेट्स, लोन्स एंड एडवांसेस और अदर करंट एसेट्स, दैट्स अबाउट इट, कुछ भी नहीं। इनकम एक्सपेंस में सिर्फ सेल ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, अदर इनकम, नॉर्मली इनकम यही दो फॉर्म में दिखती है। एंड एक्सपेंस में परचेज, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन और अदर। बाकी आपको अलग से कुछ भी नहीं है कि आपको टैक्स एक्सपेंस चेक करना है या जितने जमाने भर के दूसरे आपके खर्चे होते हैं अदर्स में जितना इंक्लूडेड है, वो इतना आपने कर लिया तो दैट इज सफिशिएंट। और मजे की बात सुनिए, ये जितने भी पॉइंट्स है ना दोस्तों, इन सारे के सारे पॉइंट्स में आपको कुछ स्पेसिफिक असर्शंस चेक करना है। क्या? अगर आप इनकम स्टेटमेंट रिलेटेड यानी कि कोई भी इनकम एक्सपेंस की बात करोगे तो आपको उसमें चेक करना है कॉम। निमोनिक भी याद करने का बड़ा आसान है, इनकम में ही आपको दिख रहा है COM यानी कॉम। कॉम का मतलब क्या हो गया? कोई भी इनकम और एक्सपेंस चेक करते समय 3 असर्शंस चेक करना है। 1 इज कंप्लीटनेस, सेकंड इज ऑकरेंस कि भैया खर्चा हुआ भी है या नहीं, एंड थर्ड इज मेजरमेंट। So if I basically once again take you to the income and expenses and let's say pull up any particular, let's say ये खुला हुआ है पेज तो इसी को देख लेते हैं। अदर एक्सपेंसेस में क्या असर्शंस चेक किए तो आप देख लीजिए, कॉम, कंप्लीटनेस, ऑकरेंस, मेजरमेंट। सर इसमें होगा, दूसरों में शायद कुछ और होगा, कोई भी नहीं, आप कोई भी खर्चा उठा के देख लीजिए। अल्टीमेटली इन ऑल दीज पर्टिकुलर एक्सपेंस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है आपका, इस कलर का कोड है, ऑकरेंस, कंप्लीटनेस, मेजरमेंट, दैट्स अबाउट इट। हालांकि प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर एक ऐसी चीज़ है जो हम हर पर्टिकुलर कैटेगरी में डिस्कस करेंगे, आई विल कम टू दैट। अगर आप कोई भी बैलेंस शीट रिलेटेड आइटम की बात करोगे, वेदर इट इज एसेट, लायबिलिटी और इक्विटी, उसमें हमें 4 असर्शंस चेक करना होते हैं, विच इज केयर। केयर में C अगेन फॉर कंप्लीटनेस, तो ये कॉमन है। A एक्यूरेसी, जिसको ये लोग मेजरमेंट लिखते हैं तो आप इसे मेजरमेंट से याद रखेंगे। R राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस और E एग्जिस्टेंस। एसेट या लायबिलिटी में आपको चेक करना है भैया वो एग्जिस्ट भी करती है या नहीं। हालांकि जब अपन इसके डिटेल में पॉइंट्स कवर करेंगे तो उन पॉइंट्स में ये 4 में से सिर्फ 3 ही असर्शंस के बारे में आपको डिस्कशन करना है, विच इज C, A एंड D। C फॉर कंप्लीटनेस, A फॉर एक्यूरेसी जिसे मेजरमेंट कहते हैं, और E फॉर एग्जिस्टेंस। यानी राइट्स और ऑब्लिगेशन को अलग से चेक नहीं करना है, उसको कंप्लीटनेस के अंतर्गत ही चेक कर लिया जाता है। वंस अगेन टू इलस्ट्रेट दिस पर्टिकुलर फैक्ट टू यू, अपन कोई भी पर्टिकुलर असेट लायबिलिटी बैलेंस शीट आइटम पिक कर लेते हैं रैंडमली, एंड लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे सामने ये खुला है, तो इसमें अगर आप देखेंगे इंटेंजिबल एसेट्स में तो यू विल फाइंड क्या असर्शंस चेक करना है, एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस और वैल्यूएशन। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन लिमिटेड केसेस में, जैसे कि इन केस ऑफ पीपीई या इंटेंजिबल एसेट्स आपको देखने को मिलेगा, लेकिन वहीं पर लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ यू गो फॉर एनी अदर थिंग, लेट्स से शेयर कैपिटल एंड इक्विटी, तो वहाँ पे आपको वो असर्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ये बोल सकते हो कि CME इन सम केसेस और CMER, जहाँ पे M इज़ नथिंग बट A आपको चेक करना होगा। तो कुछ केस में केयर होगा, कुछ केस में राइट्स एंड ऑब्लिगेशन नहीं होगा। यूजुअली इक्विटीज में राइट्स एंड ऑब्लिगेशन नहीं आता है। बाकी आपको तीसरा जो असर्शन चेक करना है दैट इज प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। भाई सीधी सी बात है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 3 चीज़ें, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, P&L और नोट्स। तो नोट्स में आपके हो गए डिस्क्लोजर्स और बैलेंस शीट P&L में हो गया प्रेजेंटेशन। इसे हम अलग से चेक नहीं करते, इसे एसेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस के साथ ही चेक करते हैं। प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर में जो असर्शंस चेक किए जाते हैं वो बेसिकली वही हैं जो अपन ने इनकम में देखे थे, फॉर्म, कंप्लीटनेस, ऑकरेंस, मेजरमेंट। पर इसी के साथ में ये क्या करते हैं, असेट्स लायबिलिटी के एट्रीब्यूट्स भी ऐड कर देते हैं। तो अगर आप चेक करोगे तो इसमें कंप्लीटनेस इज ओके, ऑकरेंस के साथ हम एग्जिस्टेंस ऐड कर देंगे और मेजरमेंट के साथ में हम वैल्यूएशन भी ऐड कर देंगे। तो इस तरह से अगर आप इफेक्टिवली देखोगे तो आपको वंस अगेन टू समराइज इस चैप्टर में सिर्फ क्या पढ़ना है, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंतर्गत बैलेंस शीट की कुछ आइटम्स और इनकम स्टेटमेंट की कुछ आइटम्स देखना है। बैलेंस शीट में इक्विटी लायबिलिटी की कुछ आइटम्स, फिर असेट्स की। इनकम स्टेटमेंट में सेल्स, अदर इनकम और कुछ एक्सपेंसेस। इन सब में आपको चेक क्या करना है, कुछ स्पेसिफाइड असर्शंस। कौन से असर्शंस चेक करना है, लेट्स गेट राइट टू द वेरी बिगनिंग। इनकम स्टेटमेंट के केस में इट शोज इन द नेम इटसेल्फ, फॉर्म, कंप्लीटनेस, मेजरमेंट, ऑकरेंस। व्हेन आई गो टू बैलेंस शीट, केयर, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी जिसे हम यहाँ पे वैल्यूएशन, मेजरमेंट कह सकते हैं, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन और एग्जिस्टेंस। और प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ OCM प्लस एग्जिस्टेंस एंड वैल्यूएशन।
तो इफेक्टिवली स्पीकिंग ये एक ब्रॉड आउटलाइन है कि आप कोई भी चीज़ चेक करते हो तो ये असर्शन वेरीफाई करते हो। असर्शंस क्या होते हैं उसके लिए अपन ऐसे 315 का जब रिवीजन करेंगे आप वहाँ पे उसको समझ पाएंगे। अभी हम रिवाइज कर रहे हैं। इनका इंपॉर्टेंस नहीं है, इंपॉर्टेंस सीधा आइटम्स का है जो एग्जाम में पूछी जाती है। थैंकफुली ऐसा भी क्वेश्चन नहीं आता, क्योंकि आपके एग्जाम में 3 से 4 मार्क के क्वेश्चन आते हैं कि शेयर कैपिटल में बताओ कौन कौन से असर्शंस में क्या क्या चेक करोगे। या तो क्वेश्चन आएगा शेयर कैपिटल में क्या असर्शंस चेक किए जाते हैं, तो शेयर कैपिटल हो गई बैलेंस शीट आइटम, तो बैलेंस शीट के अंतर्गत ये कहा अपन ने केयर अपने को चेक करना है, विच इज कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस एंड एक्जिस्टेंस। यहाँ पे एक्यूरेसी की जगह वैल्यूएशन मेजरमेंट शब्द होगा, एंड राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस इक्विटी में यूजुअली चेक नहीं होगा, तो इफेक्टिवली 3 असर्शंस तो वो आप लिखोगे, उसको एक्सप्लेन कर दोगे। पर ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में ये नहीं पूछे जाते हैं। स्पेसिफिकली ऐसे पूछते हैं कि बताओ शेयर कैपिटल में कंप्लीटनेस से रिलेटेड, या लेट्स से रिजर्व्स एंड सरप्लस में इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन, या लेट्स से फॉर एग्जांपल पीपी के केस में राइट्स एंड ऑब्लिगेशन से रिलेटेड आप क्या चेक करोगे। तो आपको बहुत ज़्यादा ब्रॉडली याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इंडिविजुअली किस में क्या पॉइंट है ये याद रखना। कई बार स्टूडेंट की प्रॉब्लम होती है कि चैप्टर में कई जगह चीज़ें एक जैसी लगने लगती है, वो सबसे बड़ा इस पर्टिकुलर चैप्टर का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आपको बहुत अच्छे से फोकस करके ध्यान रखना है इस चीज़ का कि आप उस गलती में ना फंस जाओ। किस गलती में कि आपको सब एक जैसा लगे। मैं आपको तरीके बताऊंगा इस रिवीजन में जिससे आप क्लियरली ये ध्यान रख सकोगे कि अपना फोकस किन चीज़ों के ऊपर होना चाहिए। तो शेयर कैपिटल में क्या होता है, शेयर कैपिटल ऑथराइज्ड को नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं, मैक्सिमम जितना अपन इशू कर सकते हैं, इशूड जो एक्चुअल में अपनी इशूड है। 3 असर्शंस मैंने चेक करने को बोले थे बैलेंस शीट में, केयर जहाँ पे वैल्यूएशन हो जाएगा मेजरमेंट की जगह तो इफेक्टिवली, और राइट्स एंड ऑब्लिगेशन होगा नहीं, तो यहाँ पे बेसिकली आ जाएगा आपका सीवी, कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन और एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस यानी शेयर कैपिटल वाकई एग्जिस्ट करता है, कंप्लीट यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सारे शेयर कैपिटल रिकॉर्ड हुए हैं, और वैल्यूएशन जिसके ऊपर सबसे बड़ा डिस्कशन है। कैसे चेक करोगे आप शेयर कैपिटल सही है या नहीं है। सीधी सी बात यहाँ पे दी गई है कि आपको शेयर कैपिटल में ओपनिंग, क्लोजिंग और डेल्टा चेंजेस पे काम करना है। डेल्टा मतलब चेंज, तो आपको देखना है क्या क्लोजिंग ओपनिंग के बराबर है तो सीधे एक कंपनी सेक्रेटरी से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लो कि कोई चेंज ड्यूरिंग द ईयर नहीं हुआ। लेकिन अगर ऐसा है कि चेंजेस हुए हैं तो फिर आपको और चेक करना पड़ेगा। तो शुरू के 2 पॉइंट हो गए, क्या ओपनिंग क्लोजिंग चेक कर लिया, और अगर नहीं है कोई डिफरेंस तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लिया। पर सर अगर चेंज हुआ तो सबसे पहले चेंज हुआ है कैपिटल में तो रेजोल्यूशन पास हुआ होगा, आरओसी के पास फॉर्म्स फाइल किए गए होंगे, और प्राइस इशू की होगी, उसके बेसिस पे उसकी अकाउंटिंग हुई होगी। प्राइस इशू में हमेशा चेक करना होता है कि ऑथराइज्ड कैपिटल आपने मीट किया या नहीं, बायबैक की स्पेसिफिकली यहाँ बात नहीं की गई है। और अगर कभी ऑथराइज्ड कैपिटल बढ़ाने की जरूरत पड़ी है तो फिर क्या एमसीए में रिपोर्ट किया गया है और उसकी कंफर्मेशन है या नहीं है। रही बात प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर, शेयर कैपिटल से रिलेटेड क्या क्या करना है, बहुत सारी चीज़ें, और एग्जाम में इसके क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। हम इस रिवीजन के सेकेंड पार्ट में प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर वाले एस्पेक्ट को कवर करेंगे, जिसके लिए व्हाट वी विल बी रेफरिंग टू इज एडवांस अकाउंट्स में हम जो शेड्यूल 3 का पूरा डिस्कशन करते हैं उसके नोट्स, वहां से आप इसे यहाँ पर लिख पाएंगे। तो विल कीप दैट सेपरेट, क्योंकि वो पूरा थ्योरी और याद करना है, ये पूरा ऑडिट है जिसमें आपको प्रोसीजर्स समझने हैं। चलिए, अगर शेयर प्रीमियम पे इशू है, बहुत ही सिंपल है, प्रीमियम पे शेयर इशू करने में दिक्कत नहीं है, करोगे तो प्रीमियम के यूटिलाइजेशन से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेक्शन 52 इसके प्रोविजंस देता है। क्या कहा गया है, कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो, पता है हमें, बोनस शेयर्स इशू करने के लिए, या प्रिलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ करने के लिए, कमीशन या हमने कोई एक्सपेंस इनकर किया इन टर्म्स ऑफ इशू ऑफ एनी डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स और प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स और शेयर, उसमें यूज़ कर सकते हैं, या फिर बायबैक में यूज़ किया जा सकता है। प्रोसीजर क्या होगा, सिंपली प्रीमियम पे शेयर इशू हुए हैं तो उसे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर किया गया, और जिस पर्पज़ में दिया है वहीं प्रीमियम यूज़ हुआ है। डिस्काउंट पे शेयर कभी भी इशू नहीं हो सकते हैं सेक्शन 53 के अंतर्गत, एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी शेयर्स। स्वेट इक्विटी शेयर्स इंपॉर्टेंट है। डिस्काउंट सिंपली है कि अगर आपने किया तो वॉइड हो जाएगा, 5 लाख रुपए की पेनल्टी आप पे लगेगी, ऑडिटर को चेक करना है इशू तो नहीं हुए। 52, 53, 54 स्वेट इक्विटी शेयर्स डायरेक्टर और एम्प्लॉयज़ को इशू कर सकते हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ डायरेक्टर्स को इशू होते हैं, एम्प्लॉय को भी। क्यों, क्योंकि उन्होंने हमें या तो कोई नो हाउ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दी है, या जो उन्होंने वैल्यू एडिशन शुरू में हमारी कंपनी में करने में मदद की है उसे एस्टैब्लिश करने। स्वेट इक्विटी शेयर्स अगर आप देखें तो सबसे पहले जो ऑलरेडी इशूड क्लास ऑफ शेयर है, यानी फर्स्ट टाइम ऑफ एनी न्यू क्लास ऑफ शेयर इशू स्वेट इक्विटी नहीं होगा, ऑलरेडी इशूड का ही होगा। स्पेशल रिजोल्यूशन होगा जिसमें बताना होगा कि कितने शेयर्स, क्या मार्केट प्राइस है, क्या फ्री में दे रहे हैं या कुछ कंसिडरेशन में दे रहे हैं, इन शेयर्स पे क्या राइट्स दूसरे इक्विटी शेयर के जैसे पैरी पशु हैं या कोई लिमिटेशन रिस्ट्रिक्शन है, सेबी के नॉर्म्स का कंप्लायंस हुआ है या नहीं हुआ है, और ये जो फ्रेश इशू किया है कहिए राइट इशू प्रेफरेंशियल इशू तो नहीं है।
प्रेफरेंशियल इशू, राइट इशू आप कंपनी लॉ में डिस्कस करते हैं। फाइनली कंपनीज एक्ट के प्रोविजन का पालन हुआ या नहीं। हो सकता है हमने शेयर कैपिटल रिड्यूस करी, विच इज इन द फॉर्म ऑफ रिडक्शन ऑफ कैपिटल, जो आप कोर्ट अप्रूव स्कीम के थ्रू करते हैं। इसमें डेफिनेटली स्पेशल रिजोल्यूशन, क्योंकि बड़ी स्पेशल चीज़ है। देखो, स्वेट इक्विटी शेयर स्पेशल रिजोल्यूशन लगेगा, आप कम पे सस्ते में फ्री में शेयर्स बांट रहे हो, और आप कैपिटल रिड्यूस कर रहे हो, यानी एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल की आप कैपिटल कम कर रहे हो, तो ये तो बहुत सीरियस मैटर है। तो इसमें हो सकता है कि शेयर होल्डर्स मेजॉरिटी मान जाए, क्योंकि प्रमोटर ओन्ड कंपनी है, तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर का इंटरेस्ट कौन प्रोटेक्ट करेगा? तो इसके लिए यहाँ पे कोर्ट का भी अप्रूवल लगेगा, ट्राइब्यूनल के भी प्रोविजंस आपको कंप्लाई करना पड़ेंगे। तो इसके लिए क्या कहा गया है? सबसे पहले स्पेशल रिजोल्यूशन पास होना चाहिए, एओए में ऑथराइजेशन होना चाहिए, और ट्राइब्यूनल का ऑर्डर फॉर रिडक्शन आना चाहिए। ध्यान रखना, इट इज ट्राइब्यूनल नॉट कोर्ट। फिर रजिस्ट्रार का सर्टिफिकेट मिलेगा। जर्नल एंट्रीज आप कैपिटल रिडक्शन, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बनाओगे। नॉर्मली जब भी रिडक्शन होता है तो असेट्स को रिवैल्यू करके उसके लॉस को जो रिडक्शन से गेन होता है उससे सेट ऑफ करते हैं, प्लस रजिस्टर ऑफ मेंबर में शेयर कैपिटल को अमेंड करके सेट ऑफ किया जाता है। कंपनी के नाम के आगे एंड रिड्यूस लगाया जाता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अमेंड किया जाता है, और ट्रिब्यूनल की टर्म्स का कंप्लायंस हुआ है नहीं, ऑडिटर को चेक कर रहे हैं। तो मैं आपको कॉन्टेक्स्ट भी दे रहा हूँ, याद रखने में शायद आसान भी रहेगा। देन रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस सबसे पहले क्या मतलब होता है? तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिजर्व्स एंड प्रोविजन। नॉन लाइबिलिटी के लिए प्रोविजन बनता है, अननोन के लिए रिजर्व। और मेरे लव मैरिज हुई तो घर वाले नहीं मानेंगे, अभी से पैसा इकट्ठा कर लो, अननोन लाइबिलिटी है रिजर्व। सर मेरी है, पर अगर मैंने उसके साथ शादी की, घर वाले नहीं माने, तो पैसा इकट्ठा कर रहा हूँ, ये भी अननोन लाइबिलिटी है, क्योंकि शायद ऐसा हुआ तो। ये अगर आप पैसा अलग निकाल रहे हो, ये रिजर्व है। ऐसे ही शादी के लिए कौन पैसा अलग निकालता है कंपनी में? भाई मेरे समझाने की बात है। इसका मतलब है कि कंपनी को लगता है यार कभी आगे कैटास्ट्रॉफ हो गया, कोई earthquake वगैरह आ गया, ये तो इंश्योर्ड भी नहीं है, तो क्या करेंगे? तो पैसे अलग निकाल के रखते, रिजर्व है। पर ऑलरेडी कोर्ट में केस लग चुका है, हारे नहीं है, पर लग रहा है हारेंगे, तो उस पर प्रोविजन बनाओ, क्योंकि इट इज एन एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी। कभी भी जरूरत से ज्यादा प्रोविजन बनाओगे, जो मालूम है नहीं जरूरत है फिर भी बना दिया, डेफिनेटली इट विल बी ट्रीटेड एज रिजर्व। तो दोनों का डिफरेंस समझाया गया। रिजर्व और कैपिटल को अलग अलग बताया जाता है। 3 असर्शंस वापस से, एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस और वैल्यूएशन। ये तीनों चेक करना है। एग्जिस्टेंस में ईयर एंड पे क्या रिजर्व सही है, कंप्लीटनेस सारे के सारे बुक्स में आ गए, और वैल्यूएशन यानी सही तरह से वैल्यू हुए। कैसे चेक करोगे? जैसे शेयर कैपिटल ओपनिंग क्लोजिंग चेक करेंगे और देखेंगे इस साल कोई चेंज तो नहीं हुआ है। चेंज प्राइमरली आपको P&L में तो मिलेगा, ये मिलेगा यानी कि सरप्लस में, जो कि आपके इस साल के प्रॉफिट या लॉस के कारण होगा। इसके अलावा सिक्योरिटी प्रीमियम में चेंज हो सकता है या दूसरे। तो ये 3 चीजें दी गई है जिनमें चेंजेस संभव हैं। सबसे पहले P&L में चेंजेस कैसे हो सकते हैं? मूवमेंट डिस्क्लोज किया जाएगा सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, अगर आप इंड AS फॉलो करते हो, नहीं तो सिंपल नोट्स टू बैलेंस शीट में। एडजस्टमेंट आपको क्या करना है? तो डिविडेंड पेमेंट वेरीफाई करना है आपको, रेजोल्यूशन पास किया है तो। बाकी P&L से जो बैलेंस आपका आया है वो यहाँ पर ट्रांसफर हुआ है यानी। ध्यान रखना, बैलेंस शीट डेट के बाद कोई डिविडेंड प्रपोज या डिक्लेयर या पे होता है तो उसे अगले साल अकाउंट फॉर किया जाता है। इस साल सिर्फ नोट्स में बताया जाता है, उसे प्रपोज डिविडेंड नाम की अब कोई लाइबिलिटी बैलेंस शीट में नहीं आती है, इसलिए इस साल के प्रॉफिट्स में उसके कारण कोई कमी नहीं आएगी, या रिजर्व्स में उससे कोई कमी नहीं आएगी। इंपॉर्टेंट। शेयर प्रीमियम आप देख लीजिए, नॉमिनल वैल्यू के ऊपर का ही है, रेजोल्यूशन देखना पड़ेगा, और यूज स्पेसिफाइड है। इसके अलावा कोई भी अदर इक्विटी में चेंज हुआ है तो आप उसका अंडरलाइंग ट्रांजैक्शन देख लीजिए और उसका रीजन देख लीजिए सही है या नहीं। कितना आसान है, बातों ही बातों में आपका क्या हो गया दोस्तों, बैलेंस शीट में अपना शेयर कैपिटल डिस्कस हो गया। अब आ जाते हैं अपन, कैपिटल इक्विटी हो गया इनफैक्ट डिस्कस, तो अब आ जाते हैं अपन लाइबिलिटीज में। लाइबिलिटी में क्या क्या पॉइंट देखने अपने को? तो वी हैव फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बोरिंग्स। कितने पॉइंट देखने हैं? अरे सर बहुत सिंपल था, आपने बताया तो था, एक बोरोइंग्स था, एक ट्रेड पेबल अदर करंट लाइबिलिटीज, और एक प्रोविजंस और कंटिंजेंट लाइबिलिटी, बस खत्म। ऐसे फटाफट चैप्टर पूरा हो जाएगा, आपको लगेगा भी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहले बोरिंग्स का मतलब समझाया गया है। इसका क्या मतलब है सर? इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं क्या? यू नेवर नो। क्वेश्चन चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है भाई, 16 मार्क का, सिर्फ डिस्क्रिप्टिव पार्ट में से कोई क्वेश्चन या कोई चैप्टर अगर आ जाए तो काफी इंपॉर्टेंट माना जाएगा, राइट? चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं लाइबिलिटीज आर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस ऑफ एन एंटरप्राइज अदर देन ओनर्स फंड। तो भैया हमारे पास जो पैसा आया 2 ही सोर्स से आएगा, ओनर का या औरों का। लाइबिलिटी है अपने ओनर का है तो कैपिटल या इक्विटी। वापस से क्या चेक करना है? तो लाइबिलिटी में भी हम 4 में से 3 ही असर्शंस चेक करते हैं, विच इज व्हाट, केयर से क्या रखा था, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी की जगह वैल्यूएशन था, मेजरमेंट था। देन वी हैड राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस और एग्जिस्टेंस। यहाँ राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस आएगा नहीं, तो उसके अलावा बाकी सब आ जाएंगे, कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन और एग्जिस्टेंस। सबसे पहले एग्जिस्टेंस अपने को देखना है यार, बोरिंग अपनी बुक्स में जितनी भी आ रही है वो सब ए जो है वो आ रही है, प्लस ऐसा तो नहीं है और भी है और नहीं आ रही है। सत्यम में क्या हुआ था, ऑफ बैलेंस शीट लाइबिलिटीज थी, मतलब फाइनेंस ले लिया बैंक से पर बुक्स में दिखाई नहीं। कैसे पॉसिबल है भाई? बैंक अकाउंट को छुपा दिया और क्या। इस कारण से हमारे लिए एग्जिस्टेंस में सबसे पहले देखना है कि जितनी बुक्स में बोरिंग दिख रही है वो वैलिड है, प्लस ऐसी कोई बोरिंग नहीं है जो छूट रही।
कैसे पता करेंगे कि बोरिंग्स वैलिड है या नहीं? ऐसा तो नहीं है कंपनी के नाम पे कोई ऐसी बोरिंग है जो डायरेक्टर की पर्सनल बोरिंग है। तो सबसे पहले बोरिंग जब भी अप्रूव हुई होगी तो बोर्ड ने अप्रूव किया होगा। कंपनीज एक्ट में रिक्वायरमेंट होती है बेटा कि बोर्ड का रेजोल्यूशन लगता है या बोर्ड पावर डेलीगेट करती है तो ही कंपनी पैसे बोरो कर सकती है, सेक्शन 179 में कहा गया है। खैर, आप सारे लोन जो रिकॉर्डेड है उनकी डिटेल मंगा लो और बैंक से कंफर्म कर लो। ध्यान रखना, लोन्स के अलावा आपके लीजेस हो सकते हैं, हायर परचेज अग्रीमेंट हो सकते हैं, जो भी एक तरह की बोरिंग ही मानी जाती है। ट्रस्ट डीड्स, अगर आपने डिबेंचर्स के थ्रू पैसा रेज किया है तो वो भी आपकी बोरिंग्स ही हैं, जिसकी डिबेंचर ट्रस्ट डीड होगी, और इन सब में चार्ज क्रिएट हुआ। मेनली बोरिंग में रिस्क क्या है कि रिलेटेड पार्टी से लोन तो नहीं ले लिया, जो शो नहीं किया, या ज़्यादा रेट पे नहीं ले लिया। इसे बोलते हैं ट्रांजैक्शंस आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन है 25% पर अपन ने लोन लिया रिलेटेड पार्टी से, अजीब सी बात है, उसका बिजनेस रैशनली समझो और देखो कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो एक ऐसी रिलेटेड पार्टी है जो मैनेजमेंट ने हमें बताई भी नहीं थी, छुपा रहा था। इसका मतलब इसमें और ज़्यादा रिस्क है दोस्तों कि मैनेजमेंट ने कहीं कोई गड़बड़ करी होगी। तो इस एंगल से हमें क्या करना पड़ेगा, ये सारे ऑडिट प्रोसीजर्स लगाना होंगे। मैं तो सिंपल सा ऐसा याद रखूंगा इसको कि यार कुछ भी नहीं है, क्या ऑडिट प्रोसीजर याद रखना है, एग्जिस्टेंस में क्या क्या तरह की बोरिंग्स होती है उन सबसे रिलेटेड एक एक पॉइंट बना देना। तो एक तो होता है आपने बैंक से लोन लिया, दूसरा होगा आपने डिवेंचर से इशू किया, तीसरा हायर परचेज या लीज हो गया, प्लस चौथा रिलेटेड पार्टी हो। ये 4 पॉइंट उससे, बाकी आपके रिलेटेड पॉइंट। अब आते हैं अपन कंप्लीटनेस। वो जो अपन जिसको बात कर रहे थे ना कि कोई बोरिंग छूट तो नहीं गई है, वो कंप्लीटनेस में ज्यादा आएगा। इनफैक्ट एग्जिस्टेंस यानी जो है वो वाकई है या नहीं है, कंप्लीटनेस यानी कोई छूट तो नहीं रही है। तो हम सबसे पहले एक शेड्यूल लेंगे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का, जिसमें साल के शुरू में और अंत में और ड्यूरिंग द ईयर क्या चेंजेस हुए देखेंगे, और देखेंगे कहीं कोई एडिशनल डेट तो नहीं है जो छुपाई जा रही है। कैसे पता पड़ेगा? कुछ डॉक्यूमेंट से में भी कोई चार्ज रजिस्टर किया है कंपनी के अगेंस्ट में और उसकी बोरिंग नहीं आई है, कोई बोर्ड में नेट रेजोल्यूशन पास हुआ है लेने का और उससे बुक से रिलेटेड उसकी बोरिंग नहीं है, बैंक के कंफर्मेशन से पता पड़ा, स्टफ लाइक दैट। नेक्स्ट, टेस्ट द समराइजेशन एंड ट्रेस द एंडिंग बैलेंसेस। ये देख के फिर आपको देखना है कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी ट्रांजैक्शन तो नहीं है। ठीक है, तो फोकस कैसा है, अपन एक शेड्यूल ले लेंगे सारी बोरिंग्स का, और उस शेड्यूल को लेने के बाद क्या करेंगे, वी विल बेसिकली सी क्या कोई एडिशनल बोरिंग के हमें कोई एविडेंसेस मिल रहे हैं क्या, समराइज करेंगे और देखेंगे कुछ छूट तो नहीं रहे। वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर। ध्यान रखना दोस्तों, डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर्स अपन कहाँ पर यूज करेंगे। वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर बोरिंग्स, फॉर ट्रेड रिसीवेबल्स एंड फॉर ट्रेड पेबल्स। किसी भी थर्ड पार्टी से अगर आपको पैसे, इनफैक्ट आप लोन्स एंड एडवांसेस के लिए भी यूज करोगे। किसी भी थर्ड पार्टी को अगर आपने पैसे दिए इन द फॉर्म ऑफ लोन या ले रखे इन द फॉर्म ऑफ लोन, या आपको पैसे लेना है ट्रेड रिसीवेबल या देना है ट्रेड पेबल, आप डेफिनेटली एज एन ऑडिटर चाहोगे उससे कंफर्म करना। ये 4 जगह आपको ये प्रोसीजर मिलेंगे, कॉमन प्रोसीजर है, एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। बच्चा सुनने के बाद, पढ़ने के बाद क्वेश्चन कंफ्यूज हो जाता है कि यार इसे 505 है या ये वाला चैप्टर है, इसलिए थोड़ा ध्यान से समझना आप इसको। यहाँ पे हम ब्रीफ में डिस्कस कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा डिटेल में ट्रेड रिसीवेबल में देखेंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि वो एक बार पढ़ लिया, मेजॉरिटी जगह वही आपको रिपीट करना पड़ेगा। अभी अपन बात कर रहे हैं बोरिंग से रिलेटेड। सबसे पहले हम कंफर्मेशन मांगेंगे जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन का कंफर्मेशन लेंगे। बैंक से कंफर्मेशन ये मत लेना कि हमारी बोरिंग का क्लोजिंग बैलेंस क्या है, सिर्फ ये भी पूछना रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ये भी पूछना साल भर के ट्रांजैक्शंस बता दीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं हमने रीपेमेंट किया, ऐसा हम दिखा रहे हैं कि कैश में जमा किया जबकि बैंक ने हमें किसी प्रकार का वेवर दिया। देन इसके लिए आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगी आपके लेंडिंग इंस्टीट्यूशन से, अगर वो जवाब ना दे तो रिमाइंडर देना पड़ेगा, और जो भी जवाब आया उसको कंपेयर करना होगा बुक से और देखना होगा कोई डिफरेंस है तो उसके क्या कारण है। रिकंसाइलिएशन यानी कि डिफरेंस बिटवीन व्हाट दे हैव सेड एंड व्हाट हमारी बुक्स में आ रहा है। चलिए, वैल्यूएशन सरप्राइजिंग। अरे यार, बोरोइंग्स में वैल्यूएशन का क्या मुद्दा होता है दोस्त। जब आप फाइनल में आओगे ना तो इसको और बढ़िया मजे से अच्छे से समझना। बोरोइंग्स में अकाउंटिंग बड़ी विचित्र होती है, खासतौर में इंडेस में, क्योंकि अपन क्या करते हैं दोस्तों, अगर आपने कोई 1 करोड़ का लोन लिया जिस पे 1 लाख आपने प्रोसेसिंग फीस पे करी, हो सकता है आप उसे अभी खर्चा बुक कर दो पीआरएल में, हो सकता है आप उसे 5 साल की बोरिंग है तो 20-20 हज़ार करके बुक करो, हो सकता है कि आप उसमें इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकाल के अमोर्टाइज करो। ये खर्चा बोरोअर के लिए है क्योंकि उसने स्टैम्प ड्यूटी वगैरह पे की है, बैंक के लिए नहीं है। तो बैंक ने 12% पे आपको लोन दिया, वो पूरे 12 कमा रही है, पर आपका खर्चा 12% से भी ज़्यादा है। तो इस कारण से हो सकता है कि बोरोअर की बुक्स में अकाउंटिंग और लेंडर की बुक्स में अकाउंटिंग क्लोजिंग बैलेंसेस में डिफरेंस आए बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ वैल्यूएशन। लीजेस में आपने ऐसा देखा होगा अगर AS 19 में अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू के क्वेश्चन आपने किए होंगे। तो इसके लिए कैसे पता पड़ेगा तो पहले आपको बैंक की और हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी समझना पड़ेगी क्या है।
ऑब्वियसली बात है, हम दोनों को कंफर्म करेंगे बैलेंसेस को और देखेंगे कि कहीं अमोर्टाइजेशन में कोई डिफरेंस तो नहीं हमारे और उनके लॉजिक्स में। मेनली ये देख लीजिए कि इंटरेस्ट और सारे चार्जेस सही तरह से अकाउंट किए या उसमें कोई डिफरेंस तो नहीं है अकाउंटिंग में। हाँ, फॉरेन करेंसी लोन्स हुए तो डेफिनेटली फिर क्या होगा, डॉलर रुपी या यूरो रुपी के एक्सचेंज रेट के डिफरेंस के कारण वैल्यूएशन इश्यूज आएंगे। ये बातों ही बातों में आपका मस्त क्या हो गया, बोरिंग्स ट्रेड। अब आते हैं अपन ट्रेड पेबल्स पे। चलिए, ट्रेड पेबल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रेड पेबल का मतलब होता है दोस्तों कि आपने गुड्स या सर्विसेज किसी से ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जो आप माल बेचते हैं या सेवाएं देते हैं उसमें कंज्यूम करने के लिए खरीदी है। तो ट्रेड पेबल इज यूजुअली अ करंट लाइबिलिटी बट इट कैन ऑल्सो बी अ नॉन करंट लाइबिलिटी, यानी इसका क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको डेफिनेशन दी गई है करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी की, जिसमें कहा गया है कि कब किसी लाइबिलिटी को करंट माना जाता है। ये चार चीज़ें शेड्यूल 3 में आप एडवांस अकाउंट्स में यूजुअली या अकाउंट्स में यूजुअली देखते हैं कब किसी लाइबिलिटी को करंट क्लासिफाई किया जाएगा। हमें क्या चेक करना है, वापस से टॉकिंग अबाउट ऑल दी असर्शंस, तो वापस से 3 असर्शंस चेक करेंगे, क्या क्या, कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन और एग्जिस्टेंस। स्टार्टिंग फर्स्ट विद एग्जिस्टेंस। ट्रेड पेबल का एग्जिस्टेंस में क्या चेक करोगे? नॉर्मली आप देखिए ट्रेड पेबल ऐसा नहीं है कि 2, 5, 10, 15 होंगे, बहुत सारे होंगे। इस कारण से अनलाइक बोरोइंग्स जहाँ पे ट्रेड पेबल्स का नंबर ज़्यादा है, आपको थोड़ा सा एनालिटिकल होना पड़ेगा। You will have to use some graphs, maybe some kind of information in form of certain trends or maybe some information which is summarized. इसके लिए ट्रेड पेबल्स का एनालिसिस कैसे किया जाता है? बाय टेकिंग एन ईयर एंड एजिंग रिपोर्ट कि आपके कितने ट्रेड पेबल हैं जो 3 महीने 6 महीने उससे ज़्यादा ओवरड्यू है। इनफैक्ट अब शेड्यूल 3 में इससे रिलेटेड डिस्क्लोजर्स भी आते हैं। एक और चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि इसमें नंबर्स बहुत ज़्यादा होता है तो इसमें सब्सिडरी बुक्स बनती है। तो हम क्या करते हैं, यूजुअली हर पर्टिकुलर ट्रेड पेबल का हमारा एक सेपरेट लेजर या एक बुक होगी जिसमें उससे सारी डिटेल की क्या उसको माल बेचा, पैसे आए, ये आएगा। लेजर अकाउंट आप कह सकते हो। और उन सबके टोटल जो होंगे वो सारे उठा के जनरल लेजर अकाउंट में या ट्रायल बैलेंस में कलेक्टिवली एक नाम से आएंगे। तो इसलिए मेरे लिए एक एक्स्ट्रा प्रोसीजर ये हो जाएगा कि इंडिविजुअल लेजर्स या सब्सिडरी बुक्स में हर पर्टिकुलर ट्रेड पेबल या क्रेडिटर का अकाउंट का बैलेंस टोटल जो हमारे लेजर अकाउंट में आ रहा है, जिसे बोलते हैं जनरल लेजर या ट्रायल बैलेंस में आ रहा है, वो सही है या नहीं है। तो हमें यहाँ पे रिपोर्ट का टोटल चेक करना है और देखना है कि जो ट्रायल बैलेंस में टोटल ट्रेड पेबल्स आ रहा है वो सही है या नहीं। अगर डिफरेंस हुआ तो हमेशा डिफरेंस में रिकनसाइलिंग आइटम्स आएंगे। ठीक है। इन सब के अलावा दिस इज अ डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर जो ट्रेड रिसीवेबल और पेबल दोनों पे लगेगा। इसके लिए डिटेल में अपन ट्रेड रिसीवेबल डिस्कस करेंगे क्या होता है। ये वहाँ पे जो पॉइंट्स लिखे हैं सेम आपको यहाँ भी लिखना पड़ेंगे। आपके मॉड्यूल में भी रिपीट किए पर मैंने यहाँ 2 बार नहीं दिए, फालतू में आपकी मेहनत डबल होगी। एक जगह पढ़ लिया, एग्जाम में दोनों जगह सेम लिखना पड़ेगा, रिसीवेबल को पेबल। इन सब के अलावा जहाँ भी आपको एक चीज़ ध्यान रखना कि बहुत बड़ा वॉल्यूम में काम होता है ना, कंट्रोल का एक पॉइंट लिखना ही लिखना, फिर इट इज ट्रेड पेबल्स या ट्रेड रिसीवेबल्स। चलो अब आते हैं अपन कंप्लीटनेस पे। देखो कलर कोडिंग दी हुई है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक फेडेड पर्पल कलर है तो उसके अंतर्गत का जो दिया है वो पूरा फेडेड पर्पल है। ये ग्रीन है तो लाइट ग्रीन के अंदर जो भी दिया है वो कंप्लीटनेस है। ड्रोन चार्ट ऐसे आप अभी भी ऑर्डर करना चाहे कर सकते हैं, ब्लू डॉट से फास्ट डिलीवरी के थ्रू अवेलेबल है। इवन इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद ऑडिट यू कैन यूज देम एंड काइंड ऑफ टेक बेनिफिट आउट ऑफ इट। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई है कहाँ से लेना है। कंप्लीटनेस कैसे चेक करोगे? हमें चेक करना है कि बेसिकली कट ऑफ प्रॉपर हुआ है या नहीं। कट ऑफ क्या होता है, ये टर्म कई बार आती है, ईयर एंड बैलेंस शीट डेट के पहले के और बाद के ट्रांजैक्शंस पहले और बाद में रिकॉर्ड हो, इसमें किसी प्रकार का कोई ओवरलैप ना हो जाए, इसे क्या कहते हैं, कट ऑफ। कट ऑफ अपन समझते हैं नॉर्मली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि भैया 40-50 मार्क कट ऑफ है। यहाँ पे कट ऑफ का मतलब क्या है, बेसिकली भारत पाकिस्तान की, ये भारत का इलाका है, पाकिस्तान का है, चाइना का, या भारत का। सिमिलरली कट ऑफ अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, 31 मार्च से पहले के ट्रांजैक्शन इस साल के, बाद के अगले साल के, अगले साल के इस साल रिकॉर्ड ना हो जाए, इस साल के अगले साल रिकॉर्ड ना हो जाए, बाहर की धरती पे हम कब्जा ना करें, हमारी पे कोई और कब्जा ना करे, अगले साल के इस साल ना आए, इस साल के अगले साल ना चले जाए। तो कैसे चेक करना है? तो मेनली इनमें प्रॉब्लम्स क्या आएगी, सबसे पहला होएगा कि आपको कोई भी इनवॉइस अगर रिसीव हुई है, रिकॉर्ड करिए आपने, उससे रिलेटेड गुड्स भी आपके आ जाना चाहिए, ओनरशिप आ जाना चाहिए, तो ही इस साल ट्रेड पेबल और गुड्स परचेज दोनों बुक होगी। यानी जितने माल आपके साल के पहले आ चुके हैं, नॉर्मली आपका उसके ऊपर टाइटल आ गया होगा तो नॉर्मली उसकी पेबल्स और ट्रेड क्रेडिटर्स बुक हो गए होंगे, एक्सेप्ट अगर आपने अप्रूवल या कंसाइनमेंट पे लिया। नेक्स्ट, कंप्लीटनेस के लिए आप क्या चेक करोगे? तो एक तो हो गया कट ऑफ, दूसरा जो खरीद लिया उसकी वाउचिंग कर लो।
तो कट ऑफ चेक कर लिया, प्लस जो बुक्स पे ट्रेड पेबल जेन्युइन आ रहे हैं उसमें आप वाउचिंग करके ये देख लीजिए कि सैम्पल बेसिस पे कुछ परचेज एक्सपेंस चेक कर लो कि भैया उसके बिल्स के अनुसार उसकी डेट, टाइमिंग, अमाउंट, वेंडर का कैटेगरी, नाम गलत वेंडर में तो नहीं चले गया, ये सब वाउच कर लेंगे। देन एक और आपके पास सोर्स होगा चेक करने का ट्रेड पेबल्स को, किससे? विद द गेट हाउस रिकॉर्ड्स, और देखना है कहीं भी कुछ छूट तो नहीं रहा है। ये हो गए आपके ट्रेड पेबल्स। पर हमें अदर करंट लाइबिलिटीज भी चेक करना है, तो अदर करंट लाइबिलिटीज के अंतर्गत वी हैव अपार्ट फ्रॉम ट्रेड पेबल्स 2 मोर थिंग्स। तो सपोज ट्रेड पेबल अगर पहला है तो अदर करंट लाइबिलिटी में वी हैव 2 मोर थिंग्स। एक, कस्टमर से अगर एडवांस मिला है, क्या चेक करोगे? लिस्टिंग ले लो कस्टमर वाइज, 6 महीने से ज़्यादा पुराना है तो बड़ा सरप्राइजिंग है, कस्टमर ने एडवांस दिया, 6 महीने हो गए माल नहीं दिया, थोड़ा सा इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। मैनेजमेंट से इंक्वायरी करेंगे कि क्या डिस्प्यूट चल रहा है, क्या एडवांस मिला है अभी तक आपने दिया नहीं है उसको, डॉक्यूमेंटेशन देख लेंगे उसका, और देख लेंगे कि अल्टीमेटली सेल हुई है तो एडजस्ट हुआ है या नहीं। इसके अलावा आपका हो सकती है स्टैट्यूटरी ड्यूज की लाइबिलिटीज़, तो हो सकता है कि आपने इसमें रिलेटेड किसी प्रकार का, अच्छा कस्टमर एडवांस एज ए लाइबिलिटी, आपको पहले पैसा मिल गया, अनअर्न्ड इनकम है। सिमिलरली स्टैट्यूटरी ड्यू में आप रीजनेबिलिटी, एक्चुअल में आपने जो चालान बाद में पे किया उससे चेक कर लो प्रोविजन उतना था या नहीं, वेरिएंस अगर है तो फिर क्यों है। इन सब के अलावा ध्यान रखिएगा कि कोई भी लाइबिलिटी में आप प्लीज़ क्या करें, यू चेक कि ओल्ड आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी क्यों इतनी पुरानी बाकी है, 2 साल 3 साल से कोई लाइबिलिटी पेंडिंग है, पे नहीं हो रही है, क्या इंडस्ट्री में ऐसा होता है? तो इस पर आपको स्पेशल फोकस देना है। सिमिलरली आप पेबल्स की एजिंग जब स्टडी करोगे तो इन ब्रैकेट्स में आप स्टडी कर सकते हो वेंडर वाइज। कोई राइट बैक्स तो नहीं हुआ है लाइबिलिटी की, हमने पहले लाइबिलिटी दिखाई थी और अब बोल दिया पैसे नहीं मांग रहा है तो इनकम है, ऐसा नहीं हो कि पहले भी परचेज डमी बुक हुई हो। फॉरेन करेंसी ट्रेड पेबल्स का रीस्टेटमेंट होगा, उसमें लेट पेमेंट में हो सकता है प्रिंसिपल और ब्याज का एडजस्टमेंट हो, मैनेजमेंट का प्रोसेस चेक करेंगे। A lot of point relating to trade payable and other current liabilities, सेम टू सेम सिमिलर पॉइंट्स आपको ट्रेड रिसीवेबल्स में देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट वहां पे बहुत सिस्टमैटिकली उसको एक्सप्लेन किया गया और यहाँ डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर भी डिटेल में डिस्कस किए गए। तो नाउ वील जंप टू ट्रेड रिसीवेबल्स एंड ट्रेड पेबल, बिल्कुल उसकी जैसा दिखेगा। ट्रेड रिसीवेबल सिर्फ वही है जो ऑर्गेनाइजेशन को कस्टमर से लेना है, कस्टमर यानी जिन्हें मैं ऑर्डिनरी कोर्स में गुड्स सेल करता हूँ। तो एज एन ऑडिटर सबसे पहले मुझे ट्रेड पेबल में क्या चेक करना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अ गुड सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ट्रांजैक्शन है तो मुझे कंट्रोल्स चेक करना है। तो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अ गुड सिस्टम फॉर ट्रेड रिसीवेबल, जिससे कंट्रोल्स अच्छे इन प्लेस होंगे। सबसे पहली बात, एक्चुअल सेल है तो ही आपने बुक्स में रेवेन्यू बुक किया। आजकल स्टार्टअप वगैरह अपनी सेल बढ़ा के दिखाने के चक्कर में, वैल्यूएशन बढ़ाने में फ्रॉड या डमी सेल्स बुक कर देते हैं। तो सबसे पहले ओनली बोनाफाइड सेल्स लीडिंग टू रिसीवेबल्स हैज बीन एडेड। देन अप्रूव्ड कस्टमर को ही माल आपने उधारी में बेचा है, क्रेडिट सेल्स है तो बैड डेट्स का रिस्क होगा नहीं। तो जो भी सेल हुई है रिकॉर्ड हुई है, ऐसा नहीं है पैसा आएगा तभी रिकॉर्ड होगी, अक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड हुई है। देन हो सकता है कि एक बार आपने एक सेल बुक करी, बाद में फिर आपसे पैसे नहीं मिले, तो आप उसे बैड डेट बुक करोगे, यानी कि उस पर या तो आपको पैसा मिलेगा, यानी वो सेटल कब होगा, जब आपको कैश मिली है, या बैड डेट बुक। तो जो नहीं मिला है पैसा उसमें ये देख लो प्रॉम्प्टली पैसा मिलना चाहिए, नहीं मिला है तो उसको रिव्यू करो, उसकी एजिंग देखो, फॉलोअप करो, और ध्यान रखना ड्यूटीज अलग अलग रखना। जो माल उधारी पे बेच रहा है वही पैसा रिसीव करने वाला हुआ तो सब गड़बड़ हो सकती है, वो बेच भी देगा, पैसा भी रिसीव कर देगा, पूरी सेल गायब कर देगा, फिर इन्वेंट्री वेरिफिकेशन में पकड़ में आएगी चोरी। तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज का मतलब क्या होता है, 2 इनकम्पैटिबल टास्क को अलग अलग लोगों के पास रखना, अगर एक के पास दिए तो उस केस में गड़बड़ हो जाएगी। इसका मतलब इंस्टीट्यूट पेपर चेक कराने वाला खुद डिसाइड करेगा, आपको नहीं करने देगा कि तुम ही पेपर देके तुम ही चेक करके तुम ही रिपोर्ट कर दो। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, इनकम्पैटिबल टास्क है। इनफैक्ट इंस्टीट्यूट तो एग्जाम पेपर बनाने वाला और इंस्टीट्यूट का मटेरियल बनाने वाला भी अलग अलग रखता है कि मटेरियल बनाने वाले ने गलती कर दी तो पेपर बनाने वाला भी सेम गलती ना करे। खैर, प्रोसीजर्स क्या होंगे, तो अब आप बताइए क्या क्या चेक करना है अपने को। वही एग्जिस्टेंस, वैल्यूएशन और कंप्लीटनेस। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एग्जिस्टेंस में ईयर एंड पे जो भी ट्रेड रिसीवेबल आ रहे सही है या नहीं। एक तो आप कंट्रोल चेक कर लो। देन अपन ने क्या देखा था वहाँ पर इन केस ऑफ ट्रेड पेबल्स, तो पेबल्स में हमने देखा था सर कि अगर हम पेबल्स चेक करेंगे तो वेरीफाई करेंगे, एक तो बहुत सारे होंगे तो प्रॉपर है या नहीं, प्लस हम एनालिसिस करेंगे तो उसके लिए एजिंग रिपोर्ट लेंगे, देखेंगे टोटल सही हुआ है या नहीं और जनरल लेजर में सही अमाउंट ट्रांसफर हुआ है या नहीं। बस सेम पॉइंट्स यहाँ पे भी। डिफरेंसेस हैं तो रिकनसाइल करेंगे किस कारण से डिफरेंस हुए हैं। जर्नल एंट्री कोई हुई है जैसे कि बैड डेट्स या प्रोविजंस तो उसको अच्छे से चेक करेंगे।
बाद में रियलाइजेशन हुआ या नहीं। कई बार होता है रियलाइजेशन बिल टू बिल होना है तो ठीक है, पर अब बिल टू बिल रियलाइजेशन नहीं है, लमसम में बहुत सारा माल खरीदा, एक बार लमसम में पैसा दे दिया, तो नॉर्मली फीफो लगेगा या इनवॉइस वाइज होगा। तो हमें कंफर्मेशन लेके समझना है कि भैया जो बैलेंस बाकी है वाकई बाकी है या नहीं है। अब ये डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर जो यहाँ दिया हुआ है ये सेम ट्रेड पेबल में भी यूज़ होगा। इसमें याद रखना 1 to 9 आपके जो पॉइंट्स है ये किससे रिलेटेड है, डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर्स। जब भी आप डायरेक्ट कंफर्मेशन लेंगे ट्रेड रिसीवेबल या पेबल से, सबसे पहले आप कंपनी की कंसेंट लोगे, बिना उससे पूछे नहीं लोगे, पहली चीज। उसके बाद आप आइडेंटिफाई करोगे कि किससे पूछना है, उन्हें खुद लेटर मेल करोगे, कंपनी को नहीं करोगे, बोलोगे भेजना, क्योंकि कंपनी जो डमी डेटर होंगे अगर आपके कोई हुए तो उसको भेजेगी नहीं। उन्हें आप कंफर्म करने का बोलो बैलेंसेस, या तो बैलेंस शीट डेट या कोई भी दूसरी डेट पे। और आप बोल सकते हो कि पॉजिटिव कंफर्मेशन मतलब अगर ये बैलेंस सही है तो भी कंफर्म करो, नहीं है तो भी कंफर्म करो। पर अगर हम बोलते हैं हमारे हिसाब से आपसे 500 रुपये लेना है, अगर ये गलत है तो बताना। छोटे अमाउंट्स नॉर्मली जब होते हैं तब अपन ये तरीका यूज़ करते हैं। रिस्क जब कम होता है, कॉम्प्लेक्स नहीं होते हैं, तो ये यूज़ करते हैं। जैसे कि पोस्ट पेड कस्टमर्स या ऑफ टेलीकॉम कंपनी और इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के रिटेल कंज्यूमर्स, छोटे छोटे बैलेंस है तो इनमें हम क्या बोलेंगे कि कोई डिफरेंस है तो ही रिपोर्ट करना है, ऐसे 505 में दिया गया। तो डिसाइड करो कौन सा फॉर्मेट है। नेगेटिव मैंने बता दिया कब यूज़ करना है, जब एक तो नंबर ऑफ रिक्वेस्ट आपको जो सेंड करना है बहुत ज़्यादा है, प्लस दूसरे प्रोसीजर्स भी यूजुअली आपको हैं अवेलेबल लगाने के लिए। कौन से सिलेक्ट करना है ट्रेड रिसीवेबल, या आप अपने हिसाब से सैम्पल डिसाइड करना, कंपनी को पहले से मत बताना, नहीं तो वो उनसे बात करके बोल देगी। आइडेंटिफिकेशन मार्क रखना, जो लेटर भेजोगे ना, अगर आप कर रहे हो लेटर भेज रहे हो, ईमेल नहीं फिजिकल, कि उसी में नीचे रिस्पांस का एक जगह देना और बोलना इसी पे रिप्लाई करो, और कुछ ऐसे मार्क्स रखना कि मालूम पड़े कि वही लेटर का रिस्पांस आया, कोई फोक लेटर मैनेजमेंट ने बना के क्रिएट नहीं कर दिया है। इसलिए प्रॉपर कंट्रोल डिस्पैच और रिसीप्ट्स पे रखना पड़ेगा। ट्रेड रिसीवेबल को भी हमें बोलते डायरेक्टली हमें जवाब देना, आप मैनेजमेंट को मेल मत करो, हमारे ऑफिस पे सीधे मेल करो। इन सब के अलावा आप फर्दर टेस्ट लगा सकते हो उसकी करेक्टनेस देखने के लिए। रिसीवेबल अदर देन सेल्स अगर कोई है तो आप चेक कर सकते हो। रिलेटेड पार्टी रिसीवेबल है तो क्या वो रियलाइज हो रहे हैं या नहीं है, रीजनेबल है या नहीं है, ट्रांजैक्शन आर्म्स लेंथ पे हुआ है या नहीं। एंड देन ट्रेंड एनालिसिस, क्योंकि बहुत सारे आपके रिसीवेबल्स होंगे तो आप ट्रेंड देख लीजिए कि कहीं कुछ अनयूजुअल तो नहीं है, वो है तो उस पर इंक्वायरी कर लीजिए। चलिए, रिक्वेस्ट के 2 फॉर्म देखे थे, एक पॉजिटिव जिसमें हम बोलते हैं कंफर्म करो हाँ या ना जो भी है, नेगेटिव सिर्फ गलत है तो कंफर्म करो। नॉर्मली कब पॉजिटिव लेना, लार्ज डिस्प्यूटेड या खराब कंट्रोल्स है। नेगेटिव इंटरनल कंट्रोल वीक है, लार्ज है पर स्मॉल स्मॉल आइटम है, या हमें लगता नहीं है कि सामने वाला हमारी बात को नज़रअंदाज करेगा, गलती होगी तो खुद रिस्पॉन्ड कर देगा क्योंकि उसकी गरज ज़्यादा है, ऐसे 505 में और डिटेल में समझेंगे। ये सिर्फ एक पॉइंट हुआ है दोस्तों ट्रेड रिसीवेबल जो सबसे बड़ा पॉइंट है उसके एग्जिस्टेंस का। दूसरा कंप्लीटनेस, ये सेम अपन ने किस में भी देखा था, ट्रेड पेबल में। यहाँ भी क्या देखेंगे कंप्लीटनेस में, सीधी सी बात है, कोई ट्रेड रिसीवेबल छूट तो नहीं रहा है या ज़्यादा तो नहीं आ रहा है। इसमें ध्यान रखना सबसे पहला पॉइंट है वो है आपका कट ऑफ का। तो इसमें आप क्या क्या चेक करने वाले हो, प्राइमरली यू कैन से इन दिस केस, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको इसको याद कराता हूँ। चलो आप क्या करना, सबसे पहले तो ये चेक करना कि इस साल के इस साल में रिकॉर्ड हुए। तो कंप्लीटनेस में पहला पॉइंट क्या है, कट ऑफ। अगले साल का इस साल नहीं आ गया, इस साल का अगले साल नहीं चले गया। दूसरा, आप कुछ डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकते हो। तो जो ट्रेड रिसीवेबल आ रहे हैं उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे, इनवॉइसेस होंगी, शिपिंग रिकॉर्ड्स होंगे, और कुछ केस में ऑब्वियसली ऐसा होगा कि माल पड़ा है फिर भी सेल बुक हुई है क्योंकि कस्टमर ने माल लिया नहीं है, यानी बिल एंड होल्ड अरेंजमेंट होंगे। और फाइनली रिटर्न्स, तो एक तो रिटर्न्स हो सकते हैं, डिस्काउंट हो सकते हैं, और रिटर्न और डिस्काउंट के केस में आप क्रेडिट मेमो इशू करोगे। तो इफेक्टिवली आपको यहाँ पे क्या करना है, टोटल 7 सब पॉइंट्स के अंतर्गत ये डिस्कशन है। सबसे पहले कट ऑफ। कट ऑफ का मतलब है पहला, माल डिस्पैच हो गया है और स्टॉक में शामिल नहीं है अगर सेल बुक हुई है तो, और तभी ट्रेड रिसीवेबल बुक हुआ है। दूसरा, अगर ईयर एंड पर माल डिस्पैच हुआ है तो उसका डेबिट भी हो गया है। यानी पहली बात, अगर डेटर को डेबिट किया है तो माल डिस्पैच हुआ है। दूसरी बात, माल डिस्पैच हुआ है तो डेटर डेबिट हुआ है। और तीसरी बात, अगर माल डिस्पैच नहीं हुआ ईयर एंड तक तो फिर उसे डेबिट भी नहीं किया है और उसको स्टॉक में भी शामिल किया है, पहला। दूसरा,
इनवॉइसेस जितनी भी, हम उन सारी इनवॉइसेस को चेक करके उनके डॉक्यूमेंट्स को चेक कर लो कि जो बुक्स में एंट्री करी है वही इनवॉइस में लिखी गई है, यानी मैनुअल में ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तीसरा तरीका चेक करने का, सेल्स डमी तो नहीं है, आप शिपिंग लॉग देख लो, ट्रांसपोर्टर के रिकॉर्ड, और उससे चेक कर लो कि माल कब डिस्पैच हुआ, उसके हिसाब से सेल कब बुक हुई। कई बार कंपनियां क्या करती है, इस साल सेल बढ़ाने के चक्कर में अप्रैल की भी सेल यहाँ डाल देगी, तो आपको किससे पता पड़ जाएगा, ट्रांसपोर्टर की बिल्टी से। बिल और होल्ड है तो कस्टमर ने रिक्वेस्ट की होगी, तो उसका डॉक्यूमेंट देख लीजिए। सेल्स रिटर्न अगर हुई है तो उस केस में आप देखिए कि क्या बहुत बड़े अमाउंट का रिटर्न तो नहीं हो रहा है। डिस्काउंट है तो आप देख लीजिए कंपनी की क्या पॉलिसी है, और क्या कैश डिस्काउंट दिया है तो क्या पैसा टाइम में आया तभी दिया। और जब भी डिस्काउंट या सेल्स रिटर्न होगा तो आप क्रेडिट मेमो इशू करोगे, तो फेक क्रेडिट मेमो तो इशू नहीं हो रहे हैं, ऑथराइज्ड ही होना चाहिए, नहीं तो कंपनी को नुकसान होगा। अगर ईयर एंड के बाद खूब क्रेडिट मेमो इशू है तो ऐसा तो नहीं डमी सेल बुक कर दी मार्च में और उसको सेल्स रिटर्न दिखा दिया अप्रैल में, ताकि इस साल सेल बढ़ जाए, भले ही अगले साल कम हो पर अभी प्रॉफिट ज़्यादा दिखा दे। ये सब आपको चेक करना है। ये बात आपका क्या हो गया, कंप्लीटनेस। एंड देन फाइनली वी हैव वैल्यूएशन। क्या होगा, डेटर्स में वैल्यूएशन इज प्राइमरली प्रोविजन फॉर बैड डेट। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट का मेथड क्या फॉलो किया है, रिव्यू कर लो। एजिंग रिपोर्ट देख लीजिए और देखिए कि पुराने पे प्रोविजन बनाए या नहीं। डिस्प्यूटेड डेटर्स देख लीजिए, डाउटफुल आपको इस एनालिसिस के आधार पे कौन से लग रहे हैं, उस पर प्रोविजन या बैड डेट्स बनी है। बैड डेट राइट ऑफ हुई है तो अप्रूव करी गई है या नहीं, क्यों, क्योंकि राइट ऑफ करना मतलब आप छोड़ चुके हो, उम्मीद पैसा नहीं आएगा, तो चेक कर लीजिए। ये आपका असेट्स के अंतर्गत सबसे बड़ा टॉपिक हो जाता है दोस्तों, किसका, ट्रेड रिसीवेबल्स का। तो ये ट्रेड पेबल पड़ा था इसलिए मैं रिसीवेबल पे आ गया, अदरवाइज आपकी एक लाइबिलिटी अभी भी डिस्कस करना बाकी है, दैट इज प्रोविजंस एंड कंटिंजेंट लाइबिलिटीज। प्रोविजंस और रिजर्व्स में डिफरेंस अपन ने देख लिया। यहाँ पे आपको पूरा जो समझाया गया, दिस इज ऑल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 27, जो आपके कोर्स में एडवांस अकाउंट्स में आप वहाँ पे समझिएगा। अपन अभी ऑडिट की बात करते हैं। कौन से असर्शंस चेक करना है, वही 3 सर, एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन। सर हर जगह प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर है, मैंने बता दिया, वो अपन पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, जहाँ पे स्पेसिफिकली बात करेंगे प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर ऑफ ऑल दीज आइटम्स एज पर शेड्यूल 3। एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होगा, सिंपल की ईयर एंड पे जितने भी आपके प्रोविजंस हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, सारे प्रोविजन बुक्स में आ चुके हैं और वैल्यूएशन उसका प्रॉपर है। इसके लिए अलग अलग प्रोसीजर्स नहीं है, एक साथ ही प्रोसीजर्स डिस्कस किए गए। प्राइमरली प्रोसीजर्स आर विथ रिस्पेक्ट टू वैल्यूएशन। पहले आप सारे के सारे जितने भी आपके प्रोविजंस हैं देख लीजिए, और कितने के हैं देख लीजिए, किस पर प्रोविजन बनाया है ये इंस्पेक्ट करके उसके आधार पे वर्किंग देखिए कि प्रोविजन का अमाउंट कैसे आए। ज़रूरत पड़े तो एक्सपर्ट की मदद ले लीजिए। मैनेजमेंट एक्सपर्ट के वर्क को इवैल्यूएट करना पड़ सकता है अगर मैनेजमेंट ने कोई एक्सपर्ट की मदद ली है तो, और अंडरलाइंग अजम्पशंस क्या लिए वो देख लीजिए। बाकी ये सब जो दिया गया है, दिस इज ऑल अ पार्ट ऑफ SA 500 कि मैनेजमेंट एक्सपर्ट के वर्क की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं तो उसका वर्क इवैल्यूएट करते हैं, अजम्पशन मेथड्स देखते हैं और उसका सोर्स डेटा देखते हैं रीजनेबल रेलिवेंट है उसका काम, और डेटा उसका एक्यूरेट, रेलिवेंट और कंप्लीट है या नहीं है। उसकी कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी चेक करते हैं, किसके द्वारा एम्प्लॉय किया गया है, मैनेजमेंट इन्फ्लुएंस तो नहीं कर रहा है, हम उसको पहले से जानते हैं क्या, नॉलेज ऑफ एक्सपर्ट। यहाँ ब्रीफ में दिया गया, डिटेल में ऐसे 500 में सेम पॉइंट्स कवर होते हैं। तो लाइबिलिटी पूरा हो गया, असेट में ट्रेड रिसीवेबल पहला पॉइंट हो गया, और अब आते हैं कैश और कैश इक्विवेलेंट पे, ये भी इंपॉर्टेंट। 3 चीज़ें आएंगी इसमें, कैश इन हैंड, बैलेंस इन बैंक और स्टैम्प्स इन हैंड। फॉरेन करेंसी भी हो सकती है। यहाँ पे एग्जिस्टेंस चेक करना है, कैसे, ईयर एंड पे फिजिकली वेरीफाई कर लीजिए। कंप्लीटनेस कोई छूट तो नहीं रहा है, कैसे पता पड़ेगा, तो देखो दोस्तों कई सारे पॉइंट्स है, इसको याद रखने का एक निमोनिक ले लीजिए, BRS। बी फॉर आपको सबसे पहले क्या करना है, बाहर वालों से पूछताछ करनी है। यू विल हैव टू डू व्हाट, डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर। किससे, हाँ बैंक से। किससे कंफर्मेशन लोगे, ऑब्वियस सी बात है बैंक बैलेंस के लिए बैंक से, तो डायरेक्ट कंफर्मेशन में बैंक से कांटेक्ट करो, सारे अकाउंट बैलेंस के लिए लो, डिफरेंसेस हैं तो रिकंसाइल करो, सारे बैंक अकाउंट का कंफर्मेशन लेना चाहिए, और अगर आपको रिस्पांस ना मिले तो एक्स्ट्रा टेस्टिंग करो। रफ कैश बुक, नॉर्मली कैशियर एक रफ कैश बुक बनाता है, तो आप रफ कैश बुक में चेक करिए कि उसकी और कैश बुक की एंट्री मीट हो रही है या नहीं, और वहाँ पे कई बार हो सकता है कि कोई टेम्पररी एडवांस वगैरह दिया हो तो रफ कैश बुक में डिटेल दी हुई हो, कैश बुक में सिर्फ सस्पेंस में डाल दिया हो, तो वो वेरीफाई करो। देन ऐसे सरप्राइज चेक, कैश को वेरीफाई तभी फायदा है जब आप सरप्राइज बेसिस पे विजिट करके चेक करो, बिना नोटिस दिए लास्ट डे पे तो करना ही चाहिए आपको, और जितनी जगह पे कैश है सब जगह एक साथ करना चाहिए, कैशियर भी वहाँ मौजूद होना चाहिए जब चेक किया। फिर एक पॉइंट तो BRS ही बन गया, हाँ बहुत बढ़िया।
टैली करिए बुक्स का बैलेंस और देखिए रिकंसाइलिंग आइटम्स क्या है। क्या अगर चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड है तो बाद में क्लियर हो गए? ऐसा तो नहीं है चेक 3 महीने से पुराने हो गए, स्टेल हो गए। चेक डिपॉजिटेड नॉट क्लियर्ड है तो इस पर्टिकुलर केस में देख लीजिए बाद में क्लियर हो गए, नहीं तो फिर उसकी एक्सप्लेनेशन ले लीजिए। रेवेन्यू रिकग्निशन पे कोई डाउट तो नहीं है, या रेवेन्यू बुक हो जाना था किया या नहीं वो चेक कर लीजिए। प्लस तीसरा रिकंसिलिएशन अमाउंट कोई भी डेबिट क्रेडिट कोई इंटरेस्ट या चार्जेस के कारण हुआ है। तो ये 3 मेजर एरिया है, डिपॉजिट हुआ क्लियर नहीं हुआ, चेक मैंने इशू किया क्लियर नहीं हुआ, और इंटरेस्ट चार्जेस, ये 3 चेक कर लिए, बीआरएस हो गया। एंड देन फाइनली सेंसिटिविटी एनालिसिस का मतलब क्या है, एक समरी बना लीजिए और ट्रेंड्स को एनालाइज कर लीजिए कि आपके कैसे कैश बैंक बैलेंस मूव कर रहे हैं, कोई एकदम से बढ़ के गिर तो नहीं रहा है, वो पीरियड ज़्यादा चेक कर लो। तो हमने देखा हमारी कैश एकदम से 7 तारीख ऑफ द मंथ के पास बढ़ जाती है और फिर एकदम कम हो जाती है, क्यों? क्योंकि वेजेस पे होती है। तो ठीक है, समझ में आ रहा है, पर ऐसा ही कहीं और हो रहा है, नहीं आ रहा है, तो वो स्पेसिफिकली चेक कर लीजिए। आपको क्वेश्चन आएगा तो ऐसा नहीं आएगा कि कंप्लीटनेस असर्शन में क्या क्या चेक करोगे, आएगा तो कंप्लीट कैश और कैश इक्विवेलेंट की कंप्लीटनेस में बीआरएस से रिलेटेड क्या चेक करोगे। तो इतने पॉइंट्स भी याद हुए तो काफ़ी है, नहीं तो नेमोनिक है आपके पास बीआरएस सा। वैल्यूएशन में क्या देखना है, तो सिर्फ फॉरेन करेंसी का वैल्यूएशन करना है, प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर बाद। इन्वेंट्री इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। क्या चेक करना है, इन्वेंट्री का मतलब क्या है, तो वो आप समझते हो, बेसिकली जो भी अपन गुड्स और सर्विसेज में डील करते हैं AS2 में उसकी डेफिनेशन है। वापस से क्या चेक करेंगे, वही एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस और वैल्यूएशन। अब इन्वेंट्री से राइट्स एंड ऑब्लिगेशन अलग से आ जाता है। तो पीपी, इंटैंजिबल एसेट्स और इन्वेंट्री, 3 में आपको ये पॉइंट्स मिलेंगे बस। एग्जिस्ट, सबसे पहले आपकी इन्वेंट्री जो भी एग्जिस्ट कर रही है वो क्लाइंट को बिलोंग करना चाहिए। आप देखोगे कि कोई कंसाइंड माल अगर हमारे पास किसी और का है जो हमारा नहीं है तो उसे अलग किया गया है। सुपरविजन काउंट करके ही आपको ये चीज़ें चेक में आएंगे। ऑडिटर जब भी टेस्ट काउंट करता है तो उसे क्या चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, ऐसे 501 में एक में दिया हुआ है, पर आप यहाँ पे देखें। एम्प्लॉय जो टेस्ट काउंट कर रहे हैं, देखें सारी इन्वेंट्री को टैग किया गया है, समरी बनाई गई है, रिकन्सिलिएशन किया गया आपने टेस्ट का अकाउंट से। आपको अलर्ट रहना है, कट ऑफ देखना है। कट ऑफ मतलब कि ड्यूरिंग इन्वेंट्री वेरिफिकेशन माल आ रहा है जा रहा है तो आप कैसे उसको सेग्रीगेट करोगे, क्योंकि बुक स्टॉक सुबह ही ले लिया आपने, सारी स्टॉक शीट्स अकाउंट फॉर की गई है, सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस है तो उसको कैसे का किया गया है। नॉर्मली ईयर एंड पे हो तो ज़्यादा बेहतर है। परपेचुअल सिस्टम का मतलब जिसमें रिसीप्ट और इशू दोनों रिकॉर्ड होती है, तभी स्टॉक बुक्स में निकलता है और फिजिकली वेरीफाई होता है, तो ही फायदा है। ऐसा तो नहीं कंपनी माल खरीदती है और स्टॉक ले लेती है, बचा हुआ कंजम्पशन मान लेती है, तो दिक्कत है। और थर्ड पार्टी के पास है तो कंफर्मेशन ले। कंप्लीटनेस में आप क्या चेक करोगे, एनालिटिकल प्रोसीजर लगा के देखो कोई इन्वेंट्री छूट तो नहीं है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, वर्टिकल एनालिसिस, बजटरी एनालिसिस, नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, कट ऑफ डेट, शिपिंग इन्फॉर्मेशन, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, फिजिकल वेरिफिकेशन, परपेचुअल रिकॉर्ड्स, इससे पता पड़ेगा। एंड देन फाइनली राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। पहला, रिकॉर्ड परचेज हुई है, सारी माल कंसाइन हुआ है, हमने किया है तो हमारी बुक्स में आना चाहिए इन्वेंट्री में। कोई कोलैटरल अरेंजमेंट्स अपन ने किए हैं, रीपरचेज, सेल और रीपरचेज के, तो ऐसा नहीं है कि सेल ही नहीं हुई है। कंसाइनमेंट सेल्स जैसे एग्रीमेंट है वो चेक कर लो। कमिटमेंट है परचेज करने का आपका कहीं से, तो उसको वेरीफाई कर लो। इन सबसे पता पड़ जाएगी कहीं कोई छूट तो नहीं रही, और कंफर्मेशन ले लीजिए। वैल्यूएशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट किस में होगा, जब एनआरवी कम हो गया, वर्क इन प्रोग्रेस वगैरह का। तो सबसे पहले आप देख लो कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें आ रही है, स्टैंडर्ड कॉस्ट, रिटेल सेलिंग प्राइस मेथड तो नहीं है, डैमेज इन्वेंट्री का क्या क्या, वर्क इन प्रोग्रेस में कैसे अपन ओवरहेड्स वगैरह निकाल रहे हैं, फिनिश गुड्स जो प्रोड्यूस्ड है उसमें क्या क्या कॉस्ट ऐड हो रही है, नॉर्मल कॉस्ट रीजनेबल है, एनआरवी कम तो नहीं हो गई है, ऑब्सोलीट स्टॉक का क्या किया है, डैमेज का क्या किया। क्वेश्चन इतना भी आ सकता है कि इन्वेंट्री जो डैमेज आइडेंटिफाई की गई है उससे रिलेटेड एज एन ऑडिटर आप क्या फॉलोअप एक्टिविटीज़ करोगे। तो हम बोलेंगे भैया रिकॉर्डेड कॉस्ट को रिप्लेसमेंट कॉस्ट से हम वेरीफाई करेंगे कि आज मार्केट में खरीदते तो कितनी होती, लिस्ट लेंगे, टर्नओवर रेशियो देखेंगे, नए एनआरवी निकालेंगे, वेरीफाई करेंगे। थोड़ा सा डिटेल प्रोविजन है। एंड देन पीपी इज सिंपल। पीपी में क्या चेक करना है, सबसे पहले तो यहाँ पे भी आपके पास क्या हो गए, 4 पॉइंट्स आ गए, क्योंकि राइट्स एंड ऑब्लिगेशन आ गया। फिजिकल वेरिफिकेशन से एग्जिस्टेंस चेक होगा, सुपरविजन में होना चाहिए, मैनेजमेंट करेगा, हम चेक करेंगे, आइटम्स को टैग किया जाना चाहिए, यानी जो जो वेरीफाई हो गई मार्क करते जा रहे हैं ताकि डबल काउंटिंग ना हो, रिकंसाइल करोगा डिस्क्रिपेंसी। छूट तो नहीं रही है, जैसा अपन ने इन्वेंट्री में देखा, सिमिलर पॉइंट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। वैल्यूएशन में यहाँ पे प्राइमरली डेप्रिसिएशन और इम्पेयरमेंट होगा। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, अपने को बिल देखना पड़ेंगे कि सारे हमारे नाम पर है या नहीं है, टाइटल डीड्स हमारे नाम पर है या कन्वेंस सेल डीड हमारे नाम पे इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, और अगर कहीं अपन ने गिरवी रखी है तो रजिस्टर ऑफ चार्जेस से वेरीफाई कर लें। जो पॉइंट आपके टैंजिबल पीपी में, सिमिलर पॉइंट्स आपको इंटैंजिबल में भी मिलेंगे, कोई डिफरेंस आज सच आपको उन दोनों में नहीं मिलेगा। वहाँ डेप्री की बजाय अमोर्टाइजेशन, ऐसे शब्द चेंज हो जाएंगे। हाँ, वहाँ पे हम कॉन्ट्रैक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे रादर देन सेल डीड्स और टाइटल डीड्स, तो वहाँ से अपने को टाइटल कंफर्म होगा। तो ये सिमिलर है, एक या तो दूसरा भी हो जाएगा।
एंड देन लोन्स, एडवांसेस एंड अदर करंट सेट्स। तो इसमें क्या चेक करना है, एग्जिस्टेंस में कंफर्मेशन लेके ही चेक होगा। कंप्लीटनेस, पूरी लिस्ट ले लो, अग्रीमेंट देख लो, क्योंकि लोन दिया है तो ऑथराइजेशन चेक करना होगा, किसने ऑथराइज किया है, अगर बोर्ड ने किया है तो मिनट्स देख लो। रिलेटेड पार्टी में ऑथराइजेशन कंपलसरी है और ट्रांजैक्शन लॉजिकल होना चाहिए बिजनेस के लिए। कोई स्टैट्यूटरी बॉडी से पैसा लेना है तो रीजनेबिलिटी, वेरिएंस और रिटर्न फाइल से पता कर लो कि बैलेंस मैच हो रहा है या नहीं हो। वैल्यूएशन, किसी को भी पैसा दिया है तो वही बैड डेट्स का इशू होएगा तो बैड डेट्स देख ले, एजिंग एनालिसिस ले ले, और डिस्प्यूटेड जो आपने किस में देखा था डेटर्स में, वो डाउटफुल है तो वो वेरीफाई कर ले, मैनेजमेंट के रीजंस, राइट ऑफ कुछ भी किया है तो प्रॉपर है या नहीं है। सेम ट्रेड रिसीवेबल में जो अपन ने देखा था, लोन दिया, ट्रेड रिसीवेबल, दोनों में वैल्यूएशन सेम। तो ये क्विकली अब आपका किसका डिस्कशन हो जाता है दोस्तों, बढ़िया अपना किसका डिस्कशन हो गया, बैलेंस शीट की सारी आइटम। सही बताओ, यही बताया था मैंने क्या? देखो बैलेंस शीट में क्या क्या कवर करना था अपने को, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, बोरिंग, ट्रेड पेबल, प्रोविजन, ट्रेड रिसीवेबल, कैश, कैश इक्विवेलेंट, इन्वेंट्री, पीपी, इंटेंजिबल एसेट्स, लोन्स एंड एडवांसेस और अदर करेंट्स। छोटू सा आखिरी पॉइंट है इनकम और एक्सपेंस। इनकम में दो ही चीजें, एक सेल्स और एक अदर। अब इनकम एक्सपेंस के अंतर्गत आपके ट्रांजैक्शंस अपन क्या देखते हैं, इनकम में कॉम निकाला था तो इसका मतलब कंप्लीटनेस, ऑकरेंस और मेजरमेंट। तो सेल ऑफ प्रोडक्ट में, ऑकरेंस में आप क्या चेक करोगे कि भैया सेल्स ओवर बुक तो नहीं है। रिस्क ज़्यादा यही होता है कंपनी बढ़ा के सेल दिखा के प्रॉफिट बढ़ा के शेयर की प्राइस ना बढ़ा ले, ना कि टैक्स बचाने के लिए प्रॉफिट कम ना दिखाए, वो नॉर्मली रिस्क कम होता है, वो टैक्स ऑडिटर के लिए बड़ा रिस्क होता है। कैसे हो सकता है ओवर स्टेट हो जाए? तो क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसे ही आ सकते हैं कि हाउ टू इंश्योर और रेवेन्यू इज नॉट ओवर स्टेटेड। तो आपको बताओ सेल बढ़ा के बुक करना है तो आप क्या करोगे, एक ही इनवॉइस को दो बार रिकॉर्ड कर दोगे, या कैंसल्ड सेल्स को भी सेल बुक कर दोगे, फिक्टिशियस सेल बुक कर दोगे, कस्टमर को पता ही नहीं है आपने उसको उधारी पर माल बेच दिया है, गुड डिस्पैच करके सेल बुक कर दी। अब वो रिटर्न करेगा तब अगले साल की बात है, इस साल अपन ने मार्च में सेल कर दी। एडवांस को रेवेन्यू बुक कर दिया, पैसा आने की उम्मीद नहीं है, उधारी में माल बेचा है, फिर भी रेवेन्यू बुक कर दिया बिना रियलाइजेशन सर्टेनिटी के। हमने उन चीजों को सेल बुक कर दिया जहां कस्टमर का लेट्स से अप्रूवल बाकी है। तो इसके लिए आप चेक करोगे कि सेल्स इनवॉइस सीक्वेंस क्या है। अनयूजुअल ट्रांजैक्शन है, कोई बहुत बड़ी सेल है, समझ नहीं आ रहा है, पैसे आए नहीं, सेल जर्नल से वेरीफाई करो, सेल्स और सेल रिटर्न का रेशियो चेक करो, बहुत ज्यादा है तो डाउट है, गड़बड़ है। नेक्स्ट, कंप्लीट, कोई छूट तो नहीं रही है, कट ऑफ, जो जो सेल हुई है किससे पता पड़ेगी, शिपिंग डॉक्यूमेंट और जीएसटी के रिटर्न। कोई भी रिटर्न आया तो क्रेडिट नोट इशू हुआ है, ऐसा तो नहीं है डमी सेल बुक करके बाद में नोट इशू किया। मेजरमेंट में क्या चेक करोगे, तो सेल्स में क्या मेजरमेंट है, आपको AS9 फॉलो करना है, जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस को आप फॉलो करें, समझें क्या है। देखिए कंपनी क्या रेट पे सेल कर रही है, ऑथराइज्ड है या नहीं है। कुछ ट्रांजैक्शंस के कंट्रोल चेक करो, शुरू से आखिरी तक कैसे सेल बुक हो रही है, प्राइस कैसे डिसाइड करी है, फॉरेन एक्सचेंज है तो वो चेक करो। अदर इनकम आपकी क्या हो सकती है, डिविडेंड इनकम, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, इस तरह की। इसमें वापस से क्या चेक करना है, नॉर्मल आपके बेसिक वही पॉइंट्स हैं। प्रोसीजर क्या होगा, तो जैसे इंटरेस्ट है तो फिक्स डिपॉजिट देख लो और देख लो कितने समय का ब्याज है। कंफर्मेशन बैंक से ले लो, आपका इनकम टैक्स में 26 AS में रिफ्लेक्ट होता है। डिविडेंड है तो जिस साल में आपका राइट टू रिसीव आया है उस साल में बुक होगा, ना कि अक्रूवल बेसिस पे, ध्यान रखना इस पे क्वेश्चन आता है। देन इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड पे तो सेल होने पे ही गेन लॉस प्यूरल में जाएगा। हाँ करंट है तो लॉस प्यूरल में जा सकता है, गेन नहीं, सेम विथ एनी करंट इन्वेस्टमेंट। अब आ जाओ खर्चे पे। खर्चे में सबसे बड़ा हेड क्या है, परचेज। परचेज में आप क्या करोगे, तो आपको कंट्रोल्स देखना पड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारी परचेज होती है तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी है, प्राइस कोड्स मंगाएं, और कमेटी है या नहीं है जो डिसाइड करती है भैया अपने को क्या रेट लेना है। ऐसा नहीं अपन ने जहाँ से माल खरीदना है यार दोस्त से खरीद लिया बिना कोटेशन लिया। हर बड़ी कंपनी में होता है, सरकारी कंपनियों में तो कंपलसरी तक होता है कि जब तक कोटेशन नहीं आएगी अपन माल नहीं खरीद सकते, एक अमाउंट से ज़्यादा की परचेज है तो आप कंट्रोल टेस्ट करोगे, सैम्पल्स बेसिस पे सिलेक्शन करोगे, और सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स क्या होंगे इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट आर द सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर विच विल अप्लाई विद रिस्पेक्ट टू परचेज। तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले अपन शुरू में ट्रेंड एनालिसिस करेंगे, विच इज़ ऑल्सो एन एनालिटिकल सब्सटेंसिव प्रोसीजर। पिछले साल से कंपेयर करेंगे, कैटेगरी वाइज एक देखेंगे कि कहाँ परचेज कम हुई है, बढ़ी है। ये एनालिसिस से हो सकता है कि हमें पता पड़े कहीं कुछ गड़बड़ है। सिमिलरली हम मार्केट में क्या प्राइस के मूवमेंट्स है वो पता करेंगे, और यहाँ से फिर अपन डिटेल में उसकी वाउचिंग वेरिफिकेशन करेंगे। तो क्या क्या चेक करना है आपको, तो खर्चों में अपन कॉम चेक करते हैं, इनकम में कॉम चेक करते हैं, विच इज़ कंप्लीटनेस, सारी रिकॉर्ड हुई है, छूटी नहीं है।
ऑकरेंस, तो ना तो कोई छुट्टी है ना ही कोई फिक्टिशियस बुक हुई है, फिक्टिशियस वेंडर नहीं है। कैसे पता पड़ेगा? गुड्स आए हैं उसको चेक कर लो, उसकी क्वालिटी चेक कर लो, हिसाब से रेट है या नहीं। तो गुड्स रिसीव नोट होता है, उससे आप परचेज वेरीफाई आसानी से कर सकते हो। फिर परचेज इनवॉइस अप्रूव करेगा एक बंदा और फिर पे करेगा और स्टॉक में रिकॉर्ड होगी। तो हमेशा ध्यान रखना परचेज इनवॉइस ओरिजिनल कॉपी में आना चाहिए, एक ही बार बुक होगी और कब, जब रिस्क और रिवॉर्ड्स आपके असेट्स के ऊपर, गुड्स के ऊपर आपके आ चुके हैं तब। क्लाइंट के नाम पे परचेज होना चाहिए, अगर जीएसटी है तो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलना चाहिए, आप जीएसटी के लेजर से उसे वेरीफाई कर सकते हैं। 100 रुपये की परचेज पे 18 रुपये की ड्यूटी से 118 रुपये, तो 100 रुपये परचेज में और 18 जीएसटी में जाएंगे, तो सही खाते डेबिट हुए या नहीं। रिलेटेड पार्टी परचेज है तो बोर्ड का अप्रूवल देखना, ध्यान रखना इनकम एक्सपेंस में हमेशा 1 पॉइंट रिलेटेड पार्टी, 1 पॉइंट कंट्रोल का देखने को मिले। अनयूजुअल ट्रांजैक्शन और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन। मेजर कैसे करोगे आप? तो अमाउंट मेजर कैसे करना है परचेज का, तो यहाँ कट ऑफ दिया गया है बेसिकली गुड्स इन ट्रांजिट की, आप देख लो इस साल रिकॉर्डिंग हुई या नहीं, और एनालिटिकल प्रोसीजर्स, ये तरह के एनालिसिस कर लो, इस तरह के पॉइंट भी आ सकते हैं। व्हाट एनालिटिकल प्रोसीजर्स कैन बी परफॉर्म्ड ऑन परचेजेस, तो आप बोलोगे कंजम्पशन एनालिसिस, स्टॉक कंजम्पशन एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, विच इज बेसिकली व्हाट PQRS, और P को आप क्या कर दीजिए CQRS। कंजम्पशन एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस और रिकंसिलिएशन, ratios analysis and stock composition analysis, 4 types of analysis for purchase. एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस क्या होता है? वही जो अपने पेरोल पर लोग हैं उनको जो अपन खर्चे दे रहे हैं, इसमें आपको साफ साफ क्या कंट्रोल चेक करना है। ऑब्वियसली इतने सारे एम्प्लॉई है तो कंट्रोल से ही पता पड़ेगा, और अगर अच्छे कंट्रोल हुए तो टेस्टिंग कम होगी, फिर हम रैंडम सैम्पलिंग तो करेंगे ही करेंगे, कुछ तो चेक करेंगे ही। तो क्या चेक करोगे? खर्चा हुआ है तो ही रिकॉर्ड हुआ है, सारे रिकॉर्ड हुए, और मेजरमेंट क्या चेक करना है मेजरमेंट में? सबसे पहले अटेंडेंस के बेसिस पे पेमेंट होता है। घोस्ट वर्कर्स तो नहीं है आपकी कंपनी में, यानी कि एक्चुअल में वर्कर ही नहीं है, HR मैनेजर ने डमी वर्कर बना के उसके नाम पे पेमेंट कर रहा है मजदूर दिखा के। होता है फैक्ट्रियों में 10-10 हज़ार एम्प्लॉय, किसको पता पड़ेगा? तो आप कैसे चेक करोगे? या तो फिजिकली चेक करो, या उस आदमी को कोई बॉस होगा उसको काम देता होगा, उसकी जॉब शीट्स चेक करो क्या काम किया। ये घोस्ट वर्कर की चेकिंग। फिर कुछ सैंपल एम्प्लॉय निकाल के पूरा चेक कर डालो, ईयर एंड पे क्या क्या एम्प्लॉय है, सबकी सैलरी आ रही है या नहीं, ये चेक कर सकते हो। जिन एम्प्लॉय में डाइट है उनके अपॉइंटमेंट लेटर फाइल निकलवा के देख लो क्या उनकी सैलरी अप्रूव करी गई थी, कितनी पे हो रही है। रिजाइन एम्प्लॉय का फाइनल सेटलमेंट कैसे हुआ है, सैलरी रजिस्टर में आप देख लो 12 महीने के खर्चे और वो ट्रेंड में आ रहे हैं या नहीं। अक्रूवल प्रोविजन, मार्च की सैलरी पे नहीं हुई है तो बनाया या नहीं। कॉमन सेंस पॉइंट एकदम, PF वगैरह आप चेक कर लो ये सही पूरा कंपाइल किया गया है या नहीं। और एनालिटिकल प्रोसीजर्स की बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन किसी महीने में नहीं है, क्योंकि सैलरी वगैरह टाइप की चीज़ें स्टैंडर्ड जैसी आना चाहिए। डेप्री अमोटाइजेशन, सिंपल सी बात है कि कोई भी डेप्रिसिएशन या अमोटाइजेशन है तो आपकी कंपनी की अकाउंटिंग पॉलिसी प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट और AS के अनुसार होगा, कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू पे निकलेगा, और सारे आपको क्या करना पड़ेंगे, डेप्रिसिएशन के चार्ज बुक करना पड़ेंगे। सही से कैलकुलेट करो, इस पीरियड का इस पीरियड में रिकॉर्ड करो। कंपोनेंट वाइज डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना पड़ सकता है। कंप्लीटनेस, मेजरमेंट, ऑकरेंस, इन जनरल इन सब के क्या प्रोसीजर्स ये दिए गए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी आ गया तो अब क्या वापस आएगा। क्या एट्रीब्यूट्स खर्चों में चेक करना है, इस साल का इस साल में रिकॉर्ड हो, रेवेन्यू को कैपिटल नहीं हो यानी क्लासिफिकेशन हो, सही सपोर्टिंग हो तो ही खर्चा बुक होएगा, सही हेड में बुक होगा, ऑथराइज्ड होना चाहिए, और पर्सनल नेचर का ना हो, बिजनेस का ही खर्चा बुक होगा। तो कौन से दूसरे खर्चे हैं जो हो सकते हैं चेक करने के लिए? रेंट, पावर, फ्यूल, इंश्योरेंस, जनरल ऑडिट, ट्रैवल और लीव, इन सब में आपको कॉम चेक करना है। रेंट में आप सीधे क्या करो, अग्रीमेंट ले लो, देख लो अग्रीमेंट के हिसाब से रेंट है, एस्केलेशन क्लॉज है तो उस महीने बढ़ा होगा, अदरवाइज हर साल सेम होना चाहिए और एंटिटी के नाम पे होना चाहिए। मंथ वाइज खर्चा देख लो, एनालिसिस कर लो, सारे महीने का बुक हुआ है। एक एनालिटिकल प्रोसीजर, कितने यूनिट कंज्यूम हुए, कितना बिल आया, उससे चेक कर सकते हो। इंश्योरेंस में पॉलिसी से वेरीफाई कर लो, और क्लासिफिकेशन प्रीपेड और करंट का सही से हुआ है या नहीं। कोई भी अदर एक्सपेंस है तो एनालिटिकल प्रोसीजर लगाओ, एक्सपेंस चेक करो, और वेरिएशन कुछ भी आता है तो मैनेजमेंट से पूछो। लीगल प्रोफेशनल फीस में ध्यान रखना, एक मंथ वाइज कंसल्टेंट वाइज समरी ले लो, कौन कौन से कंसल्टेंट को क्या क्या पे करते हैं। पूरे 12 महीने का अगर रिटेनरशिप है, यानी कोई लॉयर को हमने 12 महीने के लिए उसको एज अ कंसल्टेंट रखा है तो वो देख लो। एल्स जो भी आपके एक्सपेंसेस हुए हैं, जगह आपने केस टू केस बेसिस पे हायर किया है तो उसकी वाउचिंग कर लो। ध्यान रखना लीगल एक्सपेंस चेक करते समय ध्यान रखना, क्योंकि इसमें हो सकता है कि आपको कोई नॉट डिस्क्लोज्ड या अनडिस्क्लोज्ड डिस्प्यूट्स पता पड़ जाए।
तो लीगल एक्सपेंस आपको दूसरी चीज़ें बता पड़ सकती है। इनफैक्ट लिटिगेशन और क्लेम जैसे 501 या 250 में चेक करते तो वहाँ भी बोलते इससे नई चीज़ें पता पड़ सकती। तो ये मस्त आपका क्या हो गया, एक क्विक रिकैप हो गया। ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा लर्न करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा, पर इससे अब आपको क्या, इतने बड़े चैप्टर पे एक ग्रिपिंग आ गई, कॉन्फिडेंस आ गया। अब आप इसके ऊपर 3-4 घंटे दीजिए इसको एक बार वापस से देखने के लिए। मैंने जो कॉन्टेक्स्ट दिखाया उससे चीज़ों को याद रखने के लिए, यू विल फील वेरी कंफर्टेबल इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ऑब्वियसली अब इसका सेकेंड पार्ट जो हम लाएंगे, अगर आप रिक्वेस्ट करोगे और बोलोगे कि यस सेकेंड पार्ट चाहिए, देन इन दैट पर्टिकुलर केस वील डू द सेकेंड पार्ट, जिसमें मैं आपको ये सारे डिस्क्लोजर्स बताऊंगा इन अ स्पैन ऑफ 30 मिनट्स। एग्जाम में क्वेश्चन आए तो श्योर शॉर्ट कर पाओगे। थैंक यू।